म्यूट करे, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने माइक म्यूट पे रखे और सहकार्य करें। आतिक भाई बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के सचिव माननीय इदरीस मुल्तानी जी, इस कार्यक्रम में वरिष्ठगण जो भी जुड़े हैं वो सभी गण तथा विशेष हमारे जो व्याख्यान करता है जो प्रसिद्ध सीए आदरणीय सरगम छाजेड़ जी, इस अल्पसंख्यक योजनाओं पे जो मार्गदर्शन करने वाले हैं संदीप भंडारी जी तथा प्रदेश के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और हमारे समाज के श्रोतागण, इन सभी का इन कार्यक्रम में स्वागत है। और इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले आते हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के भारत के एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक दृष्टि, एक विजन है। इस कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठगण है, मुख्य मार्गदर्शक, और जो मुख्य मार्गदर्शक है उन्हें आज 3 बजे भारतीय जनता पार्टी जो फादर बॉडी है इनके अत्यंत महत्व की मीटिंग होने के कारण इन्हें उस मीटिंग में उपस्थित रहना जरूरी होने के कारण इस कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम हम मार्गदर्शक जो मुख्य है वहां से हम कार्यक्रम की ही शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मैं हाजी एजाज देशमुख जी से विनती करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रोता तथा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय हाजी एजाज देशमुख जी। माइक को अनम्यूट कीजिए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी, हमारे नेता तथा भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर योजना कार्यक्रम के संयोजन माननीय माधव भंडारी जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए आए सीए सरगम छाजेड़ जी, और कई दिनों से समाज में जागरूकता निर्माण करने और आत्मनिर्भर तथा शिक्षा क्षेत्र के विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने वाले संदीप भंडारी जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा अतिथिगण। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आप तमाम का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर सेवा सप्ताह का आयोजन 14 सितंबर से 20 सितंबर तक किया था। उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने 7 दिन कार्यक्रमों का आयोजन करके उत्साह से साजरे किया। हर जिले भारतीय जनता पार्टी के 69 राजकीय जिलों के अंदर कार्यक्रम उत्साह से और अच्छे क्वांटिटी में हुआ। दूसरा कार्यक्रम माननीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम सप्ताह का आयोजन का हमें आदेश दिया गया। उस आदेश का पालन करते हुए माननीय माधव जी भंडारी साहब हमारे नेता, उनके मार्गदर्शन में आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर जागृति लाने के लिए और हमारे नेता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में जो आर्थिक मंदी आई है उससे उभरने के लिए आत्मनिर्भर का 20,97,000 करोड़ का एक पैकेज हमारे देशवासियों के लिए दिया है। आज तक हमने देखा है कई सरकारें पैकेज जाहिर करती है, उस पैकेज को आखिरी व्यक्ति तक, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से संगठन का जो काम है कि सरकार के दिए योजना को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा के आखिरी व्यक्ति को विकास की धारा में लाना, इस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने माननीय माधव भंडारी जी के नेतृत्व में यह आज वेबिनार रखा गया है। हमारा उद्देश्य है कि माननीय मोदी साहब ने 20,97,000 करोड़ का जो पैकेज आत्मनिर्भर के नाम से दिया है उसका लाभ
अल्पसंख्यक समाज के आखिरी व्यक्ति तक हो और आज के इस कार्यक्रम में जन जागृति हो। इसलिए माननीय माधव भंडारी जी, सरगम छाजेड़ जी और संदीप भंडारी जी से विनंती करके उनके मार्गदर्शन का आज कार्यक्रम रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आज के इन मार्गदर्शनों में जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे और समाज के आखिरी व्यक्ति तक इन योजनाओं को पहुंचाएंगे। मैंने माननीय सरगम छाजेड़ जी से विनंती की है कि वो हफ्ते के अंदर 2 दिन हमें 1 घंटा रोज दीजिएगा, 2 दिन दीजिएगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो ये योजनाओं को लाभ लेने के लिए जो अड़चने आएगी वो आपसे प्रश्न पूछकर उसको सॉल्व करने के लिए काम करेगी। मैंने माननीय हमारे नेता माधव भंडारी जी साहब से विनंती की कि अल्पसंख्यक मोर्चे के 3 लोग, काफी लोग जिसमें काम कर रहे हैं, मैं अग्रसर रहने वाले 3 लोग माननीय संदीप भंडारी जी, सैयद मुस्तफा और अरशद अली, इन तीनों को अपने साथ समाज कर अल्पसंख्यक मोर्चे को भी इसका लाभ मिले, इसका प्रयत्न करें। मैं फिर एक मर्तबा उनसे विनंती करता हूं कि इन तीनों का समावेश करके आपकी टीम में अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज के आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाने की हमारी कोशिश के अंदर आपका योगदान रहे। मैं तमाम लोगों से विनंती करूंगा कि मुख्य वक्ता साहब और नेतागण, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक 3 बजे है। प्रोटोकॉल तोड़कर हमने नेतागण के जो है तो संभाषण को आगे रखा है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और मैं आप तमाम से विनंती करता हूं कि आखिरी आभार व्यक्त होने तक कोई कार्यक्रम से लेफ्ट ना हो और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इससे लाभ लेने की और आखिरी व्यक्ति तक इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। इसी भरोसे के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। एक मर्तबा वक्ता और मुख्य वक्ता और अतिथिगण और अध्यक्ष यहाँ पर आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए आगे के कार्यक्रम की मैं अतीक खान से विनती करूंगा। अतीक खान, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी ने बराबर बहुत ही मार्गदर्शन किया। 12 मई 2020 को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट में जनता को राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के कल्याण के लिए तथा गरीब जो किसान है, मजदूर है, इन्हें राहत पहुंचाने हेतु, आत्मनिर्भर बनाने के हेतु सरकार बनाना चाहती है। मैं आदरणीय निर्वदे अन्ना जी ऑनलाइन आए हैं, कनेक्ट हुए। भंडारी जी, निर्वदे अन्ना जी, आदरणीय निर्वदे अन्ना जी, क्या नाम थे उनका? अकाउंट नजर नहीं आ रहा नाम उनका। नागनाथ निडवदे होना चाहिए। देखिए मुझे दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा हमारे विचारवंत, बुद्धिवंत आदरणीय माधव भंडारी जी से विनंती करता हूं कि आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर अपना प्रकाश डालें और हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय माधव भंडारी जी। नमस्ते। हाजी इजाज भाई देशमुख, मेरे साथी, इजाज भाई के सभी साथी, अतीक भाई है, संदीप जी है और भी कई कार्यकर्ता है। आप सब लोगों का मैं महाराष्ट्र भाजपा की ओर से इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। जमाल भाई हमसे जुड़े हैं क्या? जमाल भाई अभी तक जुड़े नहीं है। ठीक है। लेकिन इस अवसर पर पहली मर्तबा महाराष्ट्र के किसी अल्पसंख्यक नेता को, हाँ, नमस्कार, मैं जुड़ा हुआ हूं। जी नमस्ते। जमाल भाई के रूप में महाराष्ट्र के एक अल्पसंख्यक नेता को अखिल भारतीय नेतृत्व करने का मौका भाजपा ने दिया है। हम सब मिलकर जमाल भाई का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जमाल भाई के नेतृत्व में यह अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में अच्छे रूप से सामने आएगा, बहुत उभर कर सामने आएगा, इसका काम बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को इसका लाभ होगा। आज की ये जो कोशिश इजाज भाई ने की है ये भी बहुत ही सराहनीय लायक है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 86 लोग जुड़ चुके हैं। इजाज भाई का मानना था कि 100 लोग आ गए तो भी बहुत है। मैं तो कहता था 50 भी आए थे तो भी मैं खुश था।
लेकिन ये बहुत ही अच्छी मेहनत करके किया है, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। इसलिए मैं इजाज भाई के साथ काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही बधाई देता हूं और इतना ही कहूंगा कि आप ये सारा काम जारी रखिए, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने शुरू किया, आत्मनिर्भर भारत संवाद अभियान, इसका उद्देश्य एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,97,000 करोड़ का पैकेज तो दिया, लेकिन ये पैकेज किन चीजों को लेकर दिया है, किसके लिए दिया है, इसका फायदा किसको होगा, कैसे होगा और वो फायदा हम कैसा उठा पाएंगे, ये अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और आंकड़े तो सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन 20,97,000 करोड़ का आंकड़ा सुनकर कोई खुश नहीं होता है। हर एक का सवाल ये होता है, भाई 20,97,000 करोड़ दिया वो ठीक है, मुझे क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए क्या है, मेरी इंडस्ट्री है उसके लिए क्या है, मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए क्या है, मेरे बच्चों को कुछ करना है उसके लिए क्या है। तो ये सारा ब्यौरा जो है, इसका जो सारा डिटेल्स है, वो लोगों तक ले जाना जरूरी है। और अगर कुछ भी लोगों तक ले जाना है तो उसके लिए पहले हमारे मन में उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के मन में उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए हमने ये अभियान पूरे देश में पार्टी ने चलाया है और इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को अलग अलग वेबिनार्स के माध्यम से और वार्ताओं के संवादों के माध्यम से इस विषय की जानकारी देने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस प्रकार का यह वेबिनार अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य स्तर पर किया है और इजाज भाई ने जो 3 नाम बताए उनको मैं जरूर महाराष्ट्र की इस विषय की जो टीम है उसमें शामिल कर लूंगा, ताकि उनके मदद से और भी जिला स्तरीय वेबिनार हम कर पाएंगे। इस पैकेज में अगर बारकाई से देखा जाए तो समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए भी कहेंगे तो भी कोई उसमें गलत नहीं होगा, कुछ न कुछ है। यानी जैसे म्युनिसिपल एरिया में, अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों के लिए, शहरी गरीबों के लिए स्वनिधि योजना है कि जो रास्ते पर कुछ न कुछ बेचने का धंधा करता है, जिसकी रोज की आमदनी कुछ 100-500 हजार रुपए में रहती होगी, उसकी लागत 2-4-5 हजार की रहती होगी, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से सारा कारोबार बंद होने के वजह से उसके लिए दिन की जो लागत है वो भी लगाने की उसकी क्षमता नहीं है और इसलिए वो हताश होकर बैठा है, नाराज होकर बैठा है, तिल खोकर बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की प्रावधान किया गया है, 10,000 रुपए की तरतूद की गई है और ये 10,000 रुपए का कर्जा उसको केवल 7% ब्याज से, 7% इंटरेस्ट से मिलता है। 3 दिन में इसकी सैंक्शन हो जाती है, 3 दिन में पैसे उसके खाते में जमा हो जाते हैं। और अगर इस व्यक्ति ने इसकी भुगतान सही ढंग से की, सही समय में की, तो जो इंटरेस्ट इसके ऊपर आता है उसमें से 60% सरकार देती है। तो एक यहां से लेकर जिसको 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का कारोबार खड़ा करना है या जिसका इतना करोड़ों का कारोबार है, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए भी इस पैकेज में कुछ न कुछ है। तो मेरा कहने का मुद्दा इतना ही था कि समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर तबके को विचार में लेते हुए इस पैकेज का प्रावधान किया गया है, उस पैकेज की रचना की गई है। जरूरी यह है कि हमने ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अपने काम का क्या है। अगर हम अल्पसंख्यक मोर्चे में बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक मोर्चे में भी एक 2-4 अलग अलग तरीके के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ गए हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों का विचार करेंगे तो मुस्लिम भाइयों में एक बड़ी मात्रा में
जिनको परंपरागत कारीगर कहा जाता है, ऐसी संख्या बड़ी है। उसमें बुनकर है, बागवान है, कुरेशी है और भी कई हैं। तो इन लोगों के लिए ग्रामीण इलाके में और शहरों में दोनों जगह उनको अपना अपना काम शुरू करने के लिए, या अगर काम चल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मदद देने का प्रयत्न इसमें किया गया है। कहीं वर्किंग कैपिटल दिया है, कहीं सब्सिडी दी है, कहीं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, कहीं मार्केटिंग का ई प्लेटफॉर्म बना के दिया है। तो अलग अलग तरीके से ये कारागिरों के लिए किया गया है। जैन बांधव जिसमें जाते हैं, जैन बांधव अगर मान लो अलग अलग व्यवसायों में है, तो उन व्यवसायों के लिए भी, इंडस्ट्री से लेकर नॉन इंडस्ट्रियल व्यवसायों में भी उनके लिए वर्किंग कैपिटल और भी कई सुविधाएं इसमें दी गई है। हमारे सिख भाई है जिनको इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है तो ऑटोमोबाइल में रहेगा, तो ऑटोमोबाइल हब में बहुत सारी योजनाएं सामने लाई है, और छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ न कुछ हो पाएगा, ऐसी कोशिश इसमें की है। तो कहने का इतना ही है। महिला वर्ग के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। हम महिलाओं के लिए जो योजना है उनका सारा ब्यौरा आपके पास आपको देने के लिए एक दूसरा प्लान बना रहे, दूसरी योजना बना रहे, और आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं के लिए इस पैकेज में क्या क्या है और उसका लाभ महिला किस तरह से उठा सकती है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो मुद्दा इसका ये है कि हमने खुद पहले ये सब योजनाएं जो है वो समझाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आई है वो हमने समझ लेना चाहिए। अगर किसी को खेती में जाना है तो खेती में जाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। किसी को अगर फूड प्रोसेसिंग में जाना है तो उसके लिए प्रावधान है। किसी को सिल्क में जाना है, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग और सिल्क प्रोसेसिंग और सिल्क का कपड़ा बनाने से लेकर सिल्क पर प्रिंटिंग करने तक, तो उसके लिए स्पेशल स्कीम्स है। किसी को फिशरीज में जाना है, आज तक हम ये मानते हैं कि फिशरीज तो केवल समुद्र किनारे और खाड़ियों में या नदियों में होती है, ऐसा नहीं है। आज जो फिशरी पॉलिसी सरकार ने अपनाई है, इस फिशरीज पॉलिसी के तहत हम अपने छोटे से मकान के आसपास भी कैप्टिव फिशिंग कर सकते हैं और उससे कुछ न कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। वहां से लेकर बहुत बड़े मात्रा में फिशिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक फिशिंग पॉलिसी में बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए लाई है, जिनका अभ्यास हमने करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, उसमें भी नई अपॉर्चुनिटीज है। बी कीपिंग है, मधुमक्खी का, जिनको मधुमक्खी हम कहते हैं, हनी जमा करने का जो है, उसके लिए 5,000 करोड़ का प्रोग्राम दिया है। और ये 5,000 करोड़ का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल छोटे लोगों के लिए ही है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम, कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजनाएं इस आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार करके दी है। आने वाले 25-30 सालों का प्लानिंग करने के बाद, आने वाले 25-30 सालों में ये देश कैसे खड़ा रहना चाहिए, इसका विचार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्लान, ये पैकेज सामने लाया है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का जो मानना है, प्रधानमंत्री जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम दुनिया से खरीदने वाले लोग नहीं बनेंगे, तो हम दुनिया को चीजें बेचने वाले लोग बनेंगे। जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब ये बार बार कहते आए हैं कि हमारे युवाओं के साथ ये अपील करते आए हैं कि भाई नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो इसका मतलब यह है कि अपने बलबूते खड़े रहो,
अपने बलबूते खड़े रहते रहते और दो चार लोगों को अपने साथ खड़े करो जो आपके साथ आगे जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, ये जो प्रधानमंत्री जी का एक ऐलान है, वो तो केवल शब्दों के लिए नहीं है, केवल कहने के लिए नहीं है। तो उसका प्रत्यक्ष रूप में आचरण में लाने के लिए ये पैकेज है कि हर एक व्यक्ति अपने 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 अपेक्षा के मुताबिक, अपने अपने ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ रोजगार करे, व्यवसाय करे, उद्योग करे, उसमें लोगों को जोड़ ले। और ये सारा करने के वक्त उसको अपना गांव इलाका छोड़कर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जो माइग्रेशन पिछले कई सालों में, 40 सालों में इस देश में हुआ, और उस माइग्रेशन का बहुत ही भद्दा स्वरूप हमने इस लॉकडाउन के जमाने में देखा, रिवर्स माइग्रेशन का। तो ये हालात जो है, ये हालात नहीं रहनी चाहिए। किसी को भी अपना मुल्क छोड़कर, किसी को भी अपना इलाका छोड़कर, किसी को भी अपनी सरजमी छोड़कर कहीं 1000-2000 मील दूर जाना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। वो अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने घर में बैठकर जो कुछ काम कर सकता है वो करे, उससे अच्छा खासा कमाए। और इसी को लेकर एक नए ढंग की अर्थव्यवस्था निर्माण हो, नए ढंग की उद्योग व्यवस्था निर्माण हो, कि जिसमें जो पैदा होगा, जिसमें जो तैयार होगा, उसके लिए पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की मार्केट आज अवेलेबल है, खुली है। हम जितना बना सकते हैं, हम जितना दे सकते हैं, उतना ले लेंगे, ये लोग तैयार है। लेकिन हमें आगे चलकर इसमें जुटना पड़ेगा। आने वाले 3 साल 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। जैसा एक दो ही छोटी सी उदाहरण मैं देता हूं और फिर मैं खत्म करूंगा। कि एक तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सालाना 6 लाख करोड़ रुपए का करते थे 2014 तक। मोदी साहब आने के बाद मोदी साहब ने इसमें इथेनॉल की पॉलिसी बनाई है और भी कुछ पॉलिसीज बनाई, और ये क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करने की कोशिश करी। पिछले 6 सालों में इसमें से ये हासिल हुआ है कि अब करीबन 1 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल हम कम इंपोर्ट करते हैं। हमारी क्रूड ऑयल की लागत कम नहीं हुई है, लेकिन हमने जो पॉलिसीज अपनाई उसकी वजह से हम अपने यहाँ ऑयल तैयार करते हैं, जिसके आधार पर हमको इंपोर्ट की जरूरत कम हो जाती है। और जिसका अनुभव हमने इस कोरोना के सारे महामारी के संकट में लिया था, वो पीपीई किट का था कि फरवरी तक हमारे देश में एक भी पीपीई किट तैयार नहीं होता था। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो वो कहीं कोरिया से लाओ, वियतनाम से लाओ, चाइना से लाओ, ये होता था, यूरोप से मंगवाओ, ये होता था। लेकिन पिछले 4 महीनों में, 6 महीनों में हमने इसमें इतनी तरक्की की है कि हम रोजाना 6-7 लाख पीपीई किट्स अपने देश में बनवाते हैं। इंपोर्ट तो हमने बंद किया, अब जाकर हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे ही मास्क है, हमने जो मास्क बनवाए, जो खादी ग्रामोद्योग के जरिए बनवाए, उन मास्क को, उसकी क्वालिटी और उसकी जो एक सौंदर्य है वो देखकर उसको पूरे विश्व से डिमांड आने लगी है। अब हम मास्क भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो अगर कोशिश कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे, तो ऐसी कोशिश करने वाले सभी लोगों के पीछे ये सरकार खड़ी रहेगी, खड़ी है। हम भी पार्टी के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए, नई चीजें बनानी चाहिए। और इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मशीन्स बनवाने वाले लोगों के लिए अलग अलग नई मशीन्स, नई इनोवेशंस जो करेंगे और नई मशीनरी जो डिजाइन करेंगे,
ऐसे लोगों के लिए एक कंपटीशन, एक स्पर्धा, एक प्रतियोगिता हमने अनाउंस किया रही है और उसके डिटेल जो है वो भी जल्द से जल्द सामने आ जाएंगे। उसका भी लाभ लोगों को हो सकता है। उसमें से जो मशीन्स की डिजाइन सामने आएगी, कंसेप्ट सामने आएगी, उसको लेने के लिए इंडस्ट्रियल हाउसेस आगे आ सकते हैं और उसमें से एक नई अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। तो ये सारी कोशिशें सरकार कर रही है, हम भी कर रहे हैं और हम लोगों तक ये सारा ले जाने की कोशिश इस संवाद अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपको स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका। इस महामारी के संकट में हम सब खुशहाल रहना ये भी बहुत जरूरी है। उसकी कोशिश करके हुए, उसके लिए जितनी भी सावधानियां बरतनी चाहिए वो सावधानियां बरतते हुए हम इस आत्मनिर्भर संवाद अभियान में जुट जाएं, लोगों तक ये सारा लेकर जाएं और हमारे साथ साथ लोगों को भी आगे आने की प्रेरणा दे, उनको अपने बलबूते खड़ा करने के लिए जो जो करना चाहिए वो करने के लिए हम उनको साथ देंगे। यह सारा काम हम कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं देख रहा हूँ हमारी संख्या 95 तक पहुंच गई है। इजाज भाई, आपका 100 का वादा पूरा होगा ऐसा दिख रहा है, अच्छी बात है। जी जरूर सर। मैं यहाँ मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी तरीके से हमें मार्गदर्शन किया। ये सिर्फ ये योजनाओं का, आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में खुद भी जानकारी लेना है और हमको हमारे समाज के हर व्यक्ति तक वो योजनाओं को पहुंचाने का काम करना है, ऐसा माधव भंडारी जी ने अपने वक्तव्य में कहा। और उसी के साथ समाज के हर वर्ग, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, छोटे से छोटा उद्योग क्यों नहीं होता, उसका भी ध्यान इस योजनाओं में रखा गया, ये भी हमें दर्शित हुआ। और जो स्थलांतर, खासतौर पर स्थलांतर जो होता है, माइग्रेशन, इस माइग्रेशन को अगर हमने जो देखे पिछले संकट काल में, तो वो माइग्रेशन इन फ्यूचर में, भविष्य में न हो, इसलिए स्थानिक लेवल पे ही उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को उभारना और आत्मनिर्भर बनाना, इसका पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद माधव भंडारी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जमाल भाई सिद्दीकी जी से विनती करता हूँ कि वो हमें, हमारे श्रोता, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। आदरणीय जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, जय भीम। सबसे पहले तो मैं जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं हम सबके लाडले अध्यक्ष एजाज भाई देशमुख का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आपसे फिर से मुलाकात करने का मौका दिया और आप सबसे संवाद का मौका दिया। मैं हम सबके लाडले नेता माधव भंडारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। उनका प्यार, आशीर्वाद, उनकी ताकत हम अल्पसंख्यक मोर्चे को मिली, जिस कारण से आज मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहुंचा। हम सभी कभी ये सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम सबके बीच का एक कार्यकर्ता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। माननीय भंडारी साहब, मैं आपसे विनम्र पूर्वक कहना चाहूंगा कि मेरे सभी साथी मायूस हो गए थे। उनको ऐसा लगता था कि जमाल भाई को कोई पद नहीं मिला और मैं सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से सभी बैठक में आकर बैठता था। मुझे तो कुछ भी लगता नहीं था, क्योंकि जो मुझे शिक्षा मिली है भारतीय जनता पार्टी में कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन मेरे जो साथी थे, जो कभी सचिव थे वो उपाध्यक्ष हो गए, जो हमारे एजाज भाई थे महामंत्री थे वो अध्यक्ष हो गए, जो सदस्य थे वो सचिव बन गए, तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन ये सब आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये हम सब ने देख लिया। और काम का सम्मान होता है, ये भी हम सब ने देख लिया। इसलिए हम सबको बहुत मेहनत के साथ
बहुत लगन के साथ, बहुत निष्ठा के साथ काम करना है। ये सही अवसर है। अभी इस अवसर पर अगर हम काम करेंगे तो खुद का भी भला होगा, खुद की भी तरक्की होगी, समाज का भी भला होगा, और कहीं ना कहीं जो एक सपना है भारतीय जनता पार्टी का, जिस सपने के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना समर्पण किया, अपना त्याग किया और अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दिया कि जो समाज में अंतिम आदमी है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसका उत्थान हो। कहीं ना कहीं ये सपना मुझे तो पूरा होते हुए दिखता है। आज बहुत अच्छा टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। बहुत सुंदर तरीके से महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश में जिन्होंने अपने वक्तव्य से अपना लोहा मनवाया है, आदरणीय भंडारी साहब ने अपने बात को बताया है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर भारत का मुहिम चलाया है, ये तो कहीं ना कहीं देश जब आजाद हुआ था आज से 75 साल पहले, तो आजादी के समय से ही शुरू होना चाहिए था। क्योंकि आज आप देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है, 3 साल का 4 साल का हो जाता है, तो उसके माता पिता उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। उसको घर में नहीं रखते खेलने के लिए, उसको प्ले स्कूल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि वहां कुछ जाकर सीखेगा। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको खुद स्कूल जाना चाहिए, अपने आप होमवर्क करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करते हैं। जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश किया जाता है। और जब वो नौजवान होता है तो वो शादी ब्याह के बाद तो उसको परिवार वाले उसके ऊपर पूरा बोझ डाल देते हैं कि बेटा आप तो खुद ही कर। लेकिन ये यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भारत आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए, भारत के लोग आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था अगर भारत के लोग आत्मनिर्भर बन गए तो ये हमसे सवाल जवाब पूछेंगे और ये सत्ता हमसे खींच लेंगे। क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना था, सिर्फ सत्ता की मलाई खानी थी, इसलिए लोगों को कमजोर बना के रखना था। इन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया। और आज यही वजह है कि जो दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, जो दुनिया में हर जगह नेतृत्व देता है, आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो इंजीनियर, डॉक्टर दुनिया के कोने कोने में भारत से हैं। यहाँ से लोग इलाज कराने अमेरिका जाते हैं और वहां पर हमारा भारत का रहने वाला भाई इलाज करता है। यहाँ पे वो काम नहीं कर पाता था। ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाए, जो सामान्य आदमी है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए जो प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सब इसको कामयाब बनाने के लिए गली गली नीचे कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। और मुझे लगता है ये काम अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत खूबी से निभा रहा है। मैं माननीय एजाज देशमुख साहब और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनाओं को नीचे पहुंचाने के लिए जो काम शुरू किया है। आज मैं देख रहा हूं कि वार्ड नहीं, बूथ स्तर पर भी ये सारी योजनाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। उनके बारे में आपस में बात करके योजनाओं का कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक जो है सामान्य सा आदमी अपने रोजी रोटी के लिए एक सिग्नल पर बैठकर भीख मांगता था। उधर से कांग्रेस का नेता आता था, वो उसको बुलाता था अपने पास, वो जाता था, वो बोलता था कांग्रेस जिंदाबाद बोल, मैं तुझे 20 रुपए दूंगा। वो जिंदाबाद बोलता था, उसको कांग्रेस का नेता 20 रुपए देता था और वो आगे बढ़ जाता था। फिर जो है राष्ट्रवादी का नेता आता था, उसको वो 20 रुपए देता था, वो राष्ट्रवादी जिंदाबाद बोलता था। ऐसे समाजवादी वाले आते थे, ऐसे बहुजन समाजवादी पार्टी के आते थे, शिवसेना वाले आते थे, सब अपना अपना जिंदाबाद बुलाते थे। उसको सबका जिंदाबाद बोलने के बाद 150 रुपया जमा होता था। वो भीख मांग के घर ले जाता था और अपने बच्चों का लालन पोषण करता था। बच्चे उसको कहते थे कि पापा अब हम बड़े हो रहे, लोग हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं,
तो मैं क्या बताऊं, हमारे पापा भीख मांगते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? हिस्ट पुष्ट हो, बलवान हो, ताकत है तुम में और काम करने की क्षमता भी है, तुम कोई काम करके सम्मान पूर्वक पैसा क्यों नहीं कमाते हो? वो कहता था बेटा हम क्या करेंगे, सबसे आसान काम है जिंदाबाद बोलना और पैसे खा लेना, हमको कोई काम तो आता नहीं है। एक बार एजाज देशमुख भाई जैसा एक जो है साधारण सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निकला, वो देखा ये जो सारे पार्टी वाले हैं ये इसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसको पैसे तो देते हैं लेकिन इसको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। इन्होंने जाकर उससे बात किया कि भाई तो कोई काम क्यों नहीं करता। अब उसको तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई थी, उसने एजाज भाई से झगड़ा कर लिया, बोले जाओ तुम बीजेपी वाले कोई पैसा वैसा देते नहीं हो, दुनिया भर का दिमाग देते हो। ऐसे एजाज भाई ने सोचा कि इसको हमें कोई ना कोई काम सिखाना है, ये जो पार्टी के लोग हैं जो इसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसको इससे बाहर निकालना है। ये 2-4 बार उससे मिले और उसको एक बार में आया कि चलो इसकी बात भी मान लेते हैं, क्या कहना चाहता है। तो वो इनके साथ निकला, एजाज भाई जैसे सामान्य कार्यकर्ता उसको ले गए, 200 रुपए की जाल दिलाए बाजार में, जाल दिलाने के बाद उसको तालाब के पास ले गए, तालाब में जाल डालना सिखाए और जाल डालने के बाद जब मछली निकली तो उस मछली को बाजार में कैसे बेचना वहां ले जाकर बेचना सिखाए और मछली बेचने के बाद उसको जो 100-150 रुपए मिले उसके हाथ में दिए, बोले आज से तुमको किसी का जिंदाबाद नहीं कहना है, आज से तुमको सिर्फ भारत माता का जिंदाबाद कहना है और अपने पैसे से अपने मेहनत से तुमको काम करना है। ये जाल तुम्हारा, ये हुनर तुम्हारी, तुम जाकर आज से अपना काम करो। वो खुशी खुशी घर गया, अपने बच्चों को बताया कि आज मैंने भीख नहीं मांगा है, आज मैं मेहनत करके पैसे कमाया हूं। तुम अपने साथियों को जाकर बता सकते हो कि तुम्हारा पापा जाल डालकर मछली पकड़ता है और उसको बाजार में बेचकर काम करता है, तुम्हारा पापा आज से व्यापारी बन गया है। ये जो कहानी है, यही कहानी आज तक हमारे देश की थी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बाकी जो विवादी पार्टियां थे, ये हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को हाईजैक करके रखे थे, थोड़े से टुकड़े देते थे, लूट करते थे, खसोड़ करते थे और वोटिंग के टाइम पर थोड़े से पैसे देकर उनको गुमराह करके उनका वोट लेते थे, लेकिन कभी उनको सम्मान पूर्वक जीना नहीं सिखाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों के माध्यम से हमारे देशवासियों को सम्मान पूर्वक जीना सिखा रही है। ये साथियों बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम हमारे हाथ में आया है। अगर हमने इस काम को हाथ में लिया है तो इसको पूरा करना है और अगर इस काम को हमने पूरा किया है तो जो सपना है माननीय मोदी जी का कि जो देश हमारा भारत है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए, तो मुझे यकीन है कि ये सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि एक आदमी के श्रेष्ठ बनने से काम नहीं चलेगा। जब देश का हर आदमी श्रेष्ठ बनेगा, जब देश का हर आदमी मेहनत करेगा, तो 135 करोड़ भारतवासियों का जो हमारा साथ है, 135 करोड़ लोग जब मेहनत करना चालू करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ी संधि हमारे पास आई हुई है। हम अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको गुमराह किया गया है। जो हमारी मुस्लिम बस्तियां होती हैं, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर में एक मोमिनपुरा एरिया है, वहां पर लोग कपड़े का काम करते हैं, कुछ लोग साड़ी को कलर करते हैं, कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कुछ लोग चड्डी बनियान बनाने का काम करते हैं। उसके 3 किलोमीटर दूर बर्डी है, सीताबर्डी है, वो जो मोमिनपुरा पे कपड़ा मिलता है, अगर वहां पर साड़ी 150 रुपए मिलती है, तो अगर वही साड़ी मोमिनपुरा में चली जाती है तो 150 रुपए से उछलकर 1500 की हो जाती है। क्योंकि वो जो मोमिनपुरा का भाई है वो कारीगर तो है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि उसको बेचना क्या है। उसको बनाना तो आता है, लेकिन उसको व्यापारी से कैसे बात करना वो नहीं आता है। इसके लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना चल रही है, इस योजना में हमें ऐसे जो हमारे साथी हैं उनकी भी मदद करनी है, उनको भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना है। अभी एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ,
मैं माननीय मोदी जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करूंगा, जो अभी बिचौलियों में हमारे किसान भाई फंसे थे। उनके खेत में अनाज होता था, वो मंडी में लेकर आते थे और मंडी में उनको सही दाम नहीं मिलता था। अभी वो माल कहीं भी बेच सकते हैं। इसलिए जो किसानों के लिए बिल माननीय मोदी जी ने पास किया है, वो भी एक आत्मनिर्भर योजना का भाग है। हमारे किसान भाई कैसे आत्मनिर्भर हों, उसके लिए भी जो काम किया है, मैं माननीय मोदी जी का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत सारी योजनाएं आदरणीय भंडारी साहब ने बताया, और खास तौर से जो हमारे वक्ता अभी आने वाले हैं, वो इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज समय की भी बहुत कमी है और हम लोगों को दूसरे मीटिंग में भी जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर जगह हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। हमें अपने जिंदगी में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हमें अपने राजनीति में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आप देखते होंगे कांग्रेस में परंपरा है, वहां लोग पार्टी से नहीं जुड़ते, व्यक्ति से जुड़ते हैं। वहां लोग एक व्यक्ति के पीछे पीछे जीवन खराब कर देते हैं, वो कहीं नहीं जा पाते। क्योंकि आपने देखा होगा, पेड़ के नीचे पेड़ लगाओगे तो पेड़ की ऊंचाई उस पेड़ के नीचे तक ही रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमें शुरू से आत्मनिर्भर बनाया गया है। हम अपना काम खुद करना सिखाया जाता है, हमें भाषण देना सिखाया जाता है, हमें लोगों से कैसे मिलना वो सिखाया जाता है, और एक कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में भेजा जाता है। उसका हमें साथियों लाभ मिल रहा है आज। इसीलिए जो भी साथी हमारे काम कर रहे राजनीति में भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को निखारने की कोशिश करें। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो व्यक्तिगत रूप से भी आत्मनिर्भर बने। अगर हम सपने देखते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए, खुद के भरोसे पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम कोशिश करें, वो भी आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। हर जगह अपने परिवार में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने मोहल्ले में हम अपने मोहल्ले को आत्मनिर्भर बनाएं। हर जगह जब हम इस प्रयास को, माननीय मोदी जी के प्रयास को लेकर जाएंगे, तो मुझे यकीन है जो एक नए भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, ऐसा भारत जहां पर हिंदुस्तान का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो, सम्मान के साथ जिए, ईमानदार हो, स्वच्छ हो और एक दूसरे से आपस में प्रेम में रहे, तो मुझे लगता है ये सपना पूरा जरूर होगा। और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जिलों से, सभी प्रदेश के अध्यक्षों से, उनके कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। यकीन मानो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज के अच्छे दिन आने वाले हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा काम करेंगे कि जो काम अभी तक नहीं हो पाया है। हमारा जो समाज जो पिछड़ा हुआ था, हमारा जो समाज तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, हमारे समाज को जिस प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया था, हमारी उन्नति नहीं की थी, हमारी तरक्की नहीं की थी, वो सारे सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप सबने मेरे बात को सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं अपने बात को यही समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब। आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब ने सही कहा है, गत 70 वर्षों में सामान्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास नहीं किया गया और आज केंद्र की मोदी सरकार हर समाज के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और ये हम ही सभी का कर्तव्य है कि खुद भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और समाज के व्यक्ति तक भी उनको भी बनने का प्रयास करें। व्यक्ति महत्व से ज्यादा संगठन महत्व है और संगठन महत्व से अगर कोई संगठन से जुड़ता है, उसको महत्व देता है, निश्चित रूप से वो आगे जाता है। जमाल सिद्दीकी साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जमाल सिद्दीकी साहब। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आज के हमारे जो व्याख्यान करता है जो आत्मनिर्भर भारत पे,
तो वो हमारे प्रसिद्ध व्याख्या सीए श्री सरगम छाजेड़ जी, ये इनसे विनती करता हूं कि इस पे व्यापक रूप से अपने विचारों को रखे, हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भाई, हमें छुट्टी दीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। प्रतीक भाई, जी जी जी, जो मान्यवर, अब हम रजा लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ माधव जी, जी बोलिए। जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी जी, धन्यवाद माधव जी, आपको महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश की बैठक में मैं आपका भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि हमने व्यस्तता, इतनी व्यस्तता कि अभी 3 बजे बैठक है और आपने अभी 2:57 हो रहे ने फुल टाइम हमें दिया। इसके लिए मैं पूरे मोर्चे की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, तथा जमाल सिद्दीकी साहब का भी, निर्वदय अन्ना का भी, इदरीस मुल्तानी साहब, अतुल सावे साहब और जो भी हमारे नेतागण हैं, उन तमाम का मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आगे की कार्रवाई सरगम से चालू रखे इसकी विनती करता हूं। स्क्रीन शेयर हो रहा मेरा? हेलो, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, क्लियर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मुझे टॉपिक दिया गया है आत्म भारत योजना। आत्म भारत की शुरुआत 12 मई 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आत्म भारत मतलब क्या है? उन्होंने एक मंत्र दिया आत्म भारत के लिए, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल मतलब हमें सिर्फ लोकल प्रोडक्ट बाय ही नहीं करने, बल्कि उन्हें इतने गुणगान गाने, उसको इतना प्रमोट करना है कि वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ब्रांड बन सके और वो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सके। और आत्मनिर्भर भारत पॉसिबल है क्या नहीं है, ऐसा कोई डाउट कर रहा रहेगा तो उसका लाइव एग्जांपल माधव जी भंडारी जी ने दिया था। पीपीई किट का 7,000 करोड़ का इंडस्ट्री हो चुका है, 7,000 करोड़ का इंडस्ट्री हो चुका है और आफ्टर चाइना इंडिया का नंबर है। और इसके बाद पीपीई किट के बाद अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने 101 आइटम पे इंपोर्ट बैन किया है, जिसमें इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर 5 इयर्स में बन जाएगा। और कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी, 5 साल का उन्होंने टाइम दिया है और एक एक करके सभी 101 आइटम वो बैन करते जाएंगे। इसके बाद जियो ने अनाउंस किया है कि वो 5G पूरा होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी में लाएगा, जिसमें 100% आत्मनिर्भर अपन 5G में भी बन सकते हैं। इसके अलावा आईआईटी काउंसिल ने 21,000 करोड़ का स्टार्टअप के लिए फंड रखा है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो आत्मनिर्भर भारत के और ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, जिसका रिसेंट एग्जांपल है चाइना का सेल 25% से कम हुआ है इन अर्ली अगस्त। मतलब अगस्त में 25% का सेल उनका कम हो गया, कस्टम डिपार्टमेंट उनका खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अच्छे दिन और आने वाले हैं। पहले ही अच्छे दिन चल रहे थे, अभी और अच्छे दिन आने वाले हैं। और लेकिन मैं एक बोलना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत मतलब ये नहीं कि हमें आइसोलेशन में लेना है। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, अगर कोई बाहर कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई अच्छा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ला रहा है, दे आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सबके साथ ही सबका विकास होगा, अपन अकेले नहीं चल सकते। ये हो गया आत्मनिर्भर भारत का ऑब्जेक्टिव। अभी हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में 20,97,000 करोड़ जो रखा है, उसका बाइफरकेशन क्या है? कुछ बता रहे इसके लिए तुम्हारा बेटा है। 5 पार्ट्स में आया है ये, 5 पार्ट्स में मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा 3 लाख करोड़ बिजनेस के लिए इमरजेंसी कैपिटल रखा गया था, जो कि कोरोना के कारण बहुत से बिजनेसेस बंद पड़ चुके थे, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा नहीं था, तो उनको इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल 3 लाख का। एमएसएमई जो एनपीए हो गए, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, उनके लिए 20,000 करोड़, एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़, 2,800 करोड़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 2 कंट्रीब्यूशन रहते हैं, 12% और 12%। 3 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2,800 करोड़ अपने जेब से ईपीएफ अकाउंट होल्डर के इसमें डाला है, जिसमें उनका 70 लाख से ऊपर बिजनेसेस का और कितने सारे एम्प्लॉइज का उसमें बेनिफिट हुआ है। पीपीएफ का रेट जो था 12% से 10% कर दिया, उससे 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट में था। फिर एनबीएफसी और हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भी 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी अवेलेबल किया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो प्रॉब्लम में आ गए कोरोना के कारण, क्योंकि पावर पूरा बंद था, तो उसके लिए भी 90,000 करोड़ का उनको लिक्विडिटी अवेलेबल किया। टीडीएस के रेट कम किए हैं, अभी सबको ही पता रहेगा, 10% का जो टीडीएस का रेट चल रहा था 7.5 चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है, तो इससे 50,000 करोड़ मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, वो लोग
खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। यही पर्पस था ये आत्मनिर्भर भारत का पार्ट 1 पैकेज का। अभी है पार्ट 2 पैकेज। पार्ट 2 पैकेज में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जिसके पास रेशन कार्ड नहीं था, उनको 5 केजी का अनाज दिया गया और 1 केजी का चना दिया गया, वो भी 2 महीने के लिए। उसके बाद मुद्रा लोन जिनका चल रहा है 50,000 रुपए तक जिनका आउटस्टैंडिंग है, उनको 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी ऑटोमेटिक विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अकाउंट में 1500 करोड़ का आने वाला है, और आ भी चुका है बहुत से लोगों का, आप चेक भी कर सकते हैं। और जैसा कि माधव जी भंडारी जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी दूर की सोची है कि जो रास्ते पे आदमी बैठता है उसको भी 10,000 रुपए का लोन दिया है। इतना कोई डिटेल नहीं सोचता, हर एक वर्ग का सोचा है, गरीब से लेकर गरीब तो करोड़पति से करोड़पति। 10,000 रुपए उनको भी मिले हैं, उनके भी बिजनेस वापस चालू हो गए हैं, और ये बैंक के थ्रू हुआ है। फिर हाउसिंग लोन की सब्सिडी मिलती है 2.5 लाख रुपए की, जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू की थी, वो ये साल कंटिन्यू की है। और 70,000 करोड़ आपको दिख सकता है स्क्रीन पे, 70,000 करोड़ हाउसिंग सेक्टर में वो सब्सिडी मिलने वाला है, जिससे आम आदमी मिडिल क्लास, एकदम मिडिल क्लास जो है उनको फायदा होगा। मैं भी खुद मिडिल क्लास हूँ, मुझे भी 2,50,000 का बेनिफिट प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला है, वही स्कीम है। फिर जो फार्मर्स है, जो 2.5 करोड़ फार्मर है, उसके लिए 30,000 करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल रखा है। फिर किसान क्रेडिट स्कीम में कंसेशनल रेट में फार्मर को लोन मिलता है, ये 2.5 करोड़ फार्मर को 2 लाख करोड़ का लोन एडिशनल मिलने वाला है। ये जो बजटेड है ऑलरेडी, नाबार्ड का 90,000 करोड़ का बजट बनता है, उसके अलावा 30,000 करोड़ एडिशनल है अदर देन दैट। फिर है पार्ट 3 बिजनेस क्लास के लिए और एग्रीकल्चर दोनों इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ये बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है ना अपना। फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, जैसा ही माधव जी भंडारी जी ने बोला, 20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, और 50 लाख से भी ज्यादा रोजगार क्रिएट होने वाला है। अभी ये 3 नंबर पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, एक जगह रॉ मटेरियल ज्यादा है, समझो फ्रूट्स और वेजिटेबल नासिक में ज्यादा थे, औरंगाबाद में स्कार्सिटी हो गया, तो अभी इधर डिमांड ज्यादा है, औरंगाबाद में उधर कम है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 50% ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी दी गई। 50% तक ट्रांसपोर्टेशन, 50% कोल्ड स्टोरेज पे सब्सिडी दी गई, उसी का है बाइफरकेशन। ये स्कीम अभी भी चालू है, MOPI की वेबसाइट पे आप जाके इसका अभी भी लाभ ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस रखा नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि 58% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो खेती पे डिपेंडेंट है, तो खेती को प्राधान्य देना अपना कर्तव्य था, इसलिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा है। वो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे। एनिमल हस्बेंड्री मतलब डेयरी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान है। हर्बल कल्टीवेशन, जो प्लांट्स आते हैं हर्बल प्लांट्स, वो उसकी खेती करने के लिए ये फंड रखा हुआ है। इसमें 5,000 करोड़ की इनकम फार्मर की बढ़ने वाली है 3 साल में। अभी जैसे माधव जी ने भी बोला 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए रखे हैं, इसके कारण हनी की गुणवत्ता बढ़ेगी, ये होगा 1.5 लाख का बायो करेक्शन। अभी है वायबिलिटी गैप फंडिंग। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत नीडेड है, लेकिन फाइनेंशियली प्राइवेट सेक्टर में कोई आने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है आत्मनिर्भर में कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट रहेंगे तो लाओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम करेंगे। वो 8,100 करोड़ उन्होंने खुद के जेब से देंगे प्राइवेट सेक्टर को, और बाकी का प्राइवेट सेक्टर खुद पैसा डालेगा, जिससे इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट जो फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं वो भी हो जाएगा। मनरेगा बहुत बड़ी स्कीम है, ऑलरेडी 90,000 करोड़ का बजटेड अलोकेशन था, उसमें 40,000 करोड़ का अलोकेशन बढ़ाए गए हैं, जो गरीबों को काफी लाभदायक होगा। ऐसा आप देख सकते हैं 20,97,000 करोड़ का। मैंने डिटेल में एक थोड़ा समरी देने की कोशिश की है। उसमें से आरबीआई के मेजर्स, आरबीआई ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। रेपो रेट 0.75% से कम किया, मतलब 0.75% लोन जो आप गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम हुआ रहेगा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, 100% हुआ रहेगा। कोऑपरेटिव रहेगा तो पता नहीं, इसमें हुआ है। इसका ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बूम आएगा। उसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को लिक्विडिटी दिया आरबीआई ने। फिर बाद में कैश रिजर्व रेशियो जो रहता वो कम किया है, जिससे बैंक वाले ज्यादा फंडिंग लोन दे सकते गरीब माइक्रो जो छोटे बिजनेसमैन है उनको।
अभी आप देख सकते हैं बिजनेस के लिए क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, आपको बोला ही था पहले, जो अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसका चार्ट है 3 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट ये कोलेटरल फ्री लोन फाइनेंसिंग करने वाले थे, उसका ये डिटेल्स है। ये 50 करोड़ तक जिसका लोन आउटस्टैंडिंग है उनको 20% जितने आउटस्टैंडिंग है उसके लोन मिलेगा विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी सीए हेल्प, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी बैंक ने नहीं लिया है। एसबीआई ने तो 7.5% में ये दिया है, मेरे बहुत से क्लाइंट को मिला है। आप अभी भी 31 अक्टूबर तक एक बार बैंक में चेक कर सकते हैं। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत रीजनेबल रखा है। बैंक ने गवर्नमेंट ने बोला ही है कि इससे ऊपर आप ले नहीं सकते। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बैंक में 9.25 रखा है और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस में 14% रखा है। 4 साल का लोन रहेगा और 12 महीने तक आपको कोई भी प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। काफी अच्छा स्कीम है ये, क्योंकि 1 चांस दिया है उन्होंने वापस रिवाइव करने को सभी टाइप के। अभी आगे की स्क्रीन में देखेंगे कि कितना आज का स्टेटस है। 1,77,000 का करोड़ का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। 3 लाख का टारगेट था, उसमें से 1,77,000 ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। 45 लाख बिजनेसेस को देना था, 44 लाख बिजनेसेस को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दे चुके हैं। 1,25,00,000 का डिसबर्समेंट हो चुका है। इसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 24 प्राइवेट बैंक और 31 एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट किया। अभी जो अच्छे बोरोवर थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, उनके लिए तो कोई भी लोन देता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही जो ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने जो खराब लोन थे, जो एनपीए हो चुके थे, उनके लिए सोचा। यानी ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स है, क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने एनपीए बोरोवर के लिए कोई स्कीम नहीं लाया था। इसमें 31 मार्च 2018 तक आप अच्छे थे, यूनिट थे, और लेकिन 30 अप्रैल 2020 को आपका एनपीए हो गया कोरोना के कारण या कोई भी बीच में, लेकिन आपका यूनिट वर्किंग चाहिए, यूनिट बंद नहीं चाहिए। तो आपको 20,000 करोड़ तक का ओवरऑल इंडिया में टारगेट है। उसमें से 2 लाख बिजनेसेस को हेल्प होने वाला है। 4,000 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन बैंक खुद गारंटी लेने वाला है। और ये इसका खासियत ये है कि इसको सिक्योरिटी तो देना नहीं और 10 साल तक पैसे देना नहीं आपको, मतलब 10 साल का रिपेमेंट है, 7 साल तक 1 रुपया देना नहीं। और जो 3 साल लास्ट के बचेंगे उसमें आपको ईएमआई चालू होगा, तो 7 साल तक सिर्फ आप इंटरेस्ट भरेंगे। तो आपको एक गोल्डन चांस है वापस आपका बिजनेस चालू करने का, जो कोई नहीं देता, अभी तक किसी ने नहीं दिया है। और श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल एमएसएमई मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके बोला है, गो टू योर बैंक, आप आपके बैंक में जाओ और इंडिया के लिए चैंपियंस बनो और वापस से आपका बिजनेस स्टार्ट करो। अभी ये 50 करोड़ का जो एकदम AAA रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है, उसके लिए एमएसएमई सर्विस सेक्टर भी आ गया इसमें। तो आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो 15% गवर्नमेंट आपका आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लिस्टेड करने में भी आपको हेल्प करेगा। ये स्कीम भी अभी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक जितने भी आत्मनिर्भर भारत में मैंने स्कीम बोले हैं, 100% एक्टिवली चालू है। आप गाइडलाइंस मेरे पास भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आप कल से वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया 20 लाख करोड़, आज जो है वो आज चालू भी है, मैं ये प्रूव कर सकता। अभी आगे डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई चेंज किया इन्होंने, ये 14 साल से पेंडिंग था। 2006 में एमएसएमई एक्ट आया, तो एमएसएमई को इतने बेनिफिट है तो कोई भी बड़ा नहीं बनना चाहता था। लार्ज स्केल बन गया, सब्सिडी कम मिलती, तुम्हारे को 45 डेज में इंटरेस्ट रिकवरी का चांस नहीं रहता, क्योंकि एमएसएमई को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है कि 45 डेज में किसी ने पेमेंट नहीं किया तो उसका इंटरेस्ट के साथ रिकवरी के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेंगे आपको। तो ये बेनिफिट एमएसएमई था, कोई लार्ज स्केल बनना नहीं चाह रहा था, तो उसके लिए उन्होंने डेफिनेशन ही बढ़ा दिया। 250 करोड़ तक टर्नओवर है आपका तो भी आप एमएसएमई काउंट होंगे। आपका 50 करोड़ तक मशीनरी का इन्वेस्टमेंट कम रहना चाहिए। और सर्विस सेक्टर भी ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेज इमीडिएटली गवर्नमेंट ने 1 महीने में, जिस दिन डेफिनेशन चेंज हुआ 1 महीने में नई वेबसाइट लाया, उद्यम रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी कंसल्टेंट, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी हेल्प, आधार ओटीपी पे आपका उद्यम लाइसेंस बन जाएगा। ये वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो सभी लोग अपना रजिस्टर करें। देख सकते हैं गवर्नमेंट का इंटेंशन, आपको माइक्रो बोले तो छोटे यूनिट से बड़े स्केल पे, चैंपियंस बोले तो लार्ज स्केल पे लेके जाना है, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। फिर ग्लोबल टेंडर में 200 करोड़ तक, ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ के ऊपर ही वो ले सकते हैं, और 200 करोड़ के नीचे सिर्फ एमएसएमई और छोटे जो उद्योजक है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, उनको मिलेगा। ये मेक इन इंडिया के लिए बेस्ट है और आत्मनिर्भर इंडिया बनेगा ही इसमें। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की एक स्कीम आई है, काफी अच्छी स्कीम है। इसमें आप डेयरी प्रोसेसिंग डाल सकते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग डाल सकते हैं,
टेट्रा पैकिंग फैसिलिटी, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, आप मीट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बाद में चीज बना सकते हैं। हाँ, कैटल फीड सुना रहेगा आपने, जो ढेप गुल्टन बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको 3% का इंटरेस्ट रिफंड गवर्नमेंट 7 साल के लिए देगा। अगर आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हैं और 3% इंटू 7 साल कर लो, कितना गवर्नमेंट आपको देने वाला है। और इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल जो है गवर्नमेंट गारंटीड रहेगा, कोलेट्रल भी देने की जरूरत नहीं। और इसका 8 साल का रिपेमेंट पीरियड है, उसमें 2 साल पहले जो रहेंगे उसमें आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट देना नहीं है। अभी ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों था नरेंद्र मोदी जी का? ऑलरेडी मैंने बोला कि 15 to 20% जो है ना यील्ड वेस्ट हो रहा। अब अदर कंट्रीज में इतना वेस्टेज नहीं है एग्रीकल्चर में, अपने यहाँ वेस्टेज ज्यादा था। इसलिए गवर्नमेंट, आप ऑब्जर्व करेंगे, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि 58% पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। एक तो प्रोसेसिंग यूनिट भी आते हैं, वो भी उसी में आएंगे। और ये 10 साल के लिए लाजवाब स्कीम है। इसमें 2 करोड़ तक के जो इंटरेस्ट रिफंड है 3% का, मतलब 2 करोड़ पे 3%, 6 लाख रुपए इंटरेस्ट रिफंड गवर्नमेंट बियर करेगा ऑटोमेटिक, विदाउट एनी हेल्प। ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 100% आएंगे। और इसके अलावा भी आपको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है नाबार्ड के 25% सब्सिडी मिलता है यूनिट डालने को, वो भी ले सकते हैं। ये गाइडलाइन में क्लियर लिखा है कि आप कोई भी स्कीम लो हमारे अलावा, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो दोनों स्कीम डाल के आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जैसे वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, सॉर्टेक्स है, क्लीनिंग प्लांट है, धान्य साफ करने का प्लांट डाल सकते हैं, खेती कर सकते हैं आप। कम्युनिटी फार्मिंग में खेती को भी प्राधान्य रखा है, उसके कंडीशंस है थोड़े, आप देख सकते हैं। एलिजिबल प्रोजेक्ट, राइपनिंग चेम्बर है, ई मार्केट प्लेटफॉर्म चालू कर सकते हैं, सप्लाई चेन सर्विस चालू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ, फूड प्रोसेसिंग के अंडर का स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर पीएम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। लोकल को फॉर होकल को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाया गया है। 2 लाख यूनिट का टारगेट है, और जो ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग में है उनके लिए ये है। इससे क्या होगा, उनको सब्सिडी मिलेगा 35%, जितना वो मशीन में डालने वाले, प्रोजेक्ट कॉस्ट में डालने वाले, मैक्सिमम 10 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। ऐसे आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लैब बना सकते, आपको वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग यूनिट सब डाल सकते। आपको मार्केटिंग के लिए 50% खर्चा गवर्नमेंट बियर करेगा। आपको इसके सिर्फ सब्सिडी नहीं दिया गया है, इसमें सपोर्ट भी मिलने वाला है। आपको समझो कोई टेक्निकल नॉलेज होना, आपको फूड लाइसेंस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो पा रहे, आपको हाइजीन बढ़ाना है, तो वो सब गवर्नमेंट ही आपको हेल्प करेगा। औरंगाबाद में दरगाह रोड पे ऑफिस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, आप वहां जाके ड्यूटी सर से आप हेल्प भी ले सकते हैं। और ये वेबसाइट पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अवेलेबल है एप्लीकेशन की प्रोसीजर। अभी ये 40 इयर्स के बाद इतना रिफॉर्म हुआ है कि इसेंशियल कमोडिटीज थे ना, वो उसके प्राइस गवर्नमेंट प्रिडिक्ट करता था, कितना रहना, कितना स्टॉक कर सकते हैं, वो लिमिट हटा दिया। इससे क्या होगा, ट्रेडर्स और फार्मर दोनों भी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं और जब चाहे तब बेच सकते हैं, उनको अच्छी प्राइस मिलेंगी। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में रिस्ट्रिक्शन हटाए गए। अभी एग्रीकल्चर में क्या होता था, फार्मर आड़तिया के थ्रू सेल करते थे, लाइसेंसी एपीएमसी के थ्रू। तो इससे क्या होता था, फार्मर को उनके थ्रू जाना तो रेट कम मिलता था। अभी वो किधर भी बेच सकते, उनकी इच्छा, जैसे अपन मैन्युफैक्चर करते इंडस्ट्री में किसको भी बेच सकते, वैसा वो किसको भी बेच सकते, इवन महाराष्ट्र के बाहर भी बेच सकते, उनकी इच्छा। इससे उनको प्राइसिंग ज्यादा मिलेगा और ई ट्रेडिंग ऑनलाइन भी बेच सकते हैं फार्मर लोग, उनके लिए भी अच्छा स्टेप लिया है। अरे इसके ये जो आत्मनिर्भर पैकेज है ना, वो होने के बाद गवर्नमेंट ने और स्टेप्स लिए। इसके बाद यहाँ पे रुके नहीं, वो 50,000 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाया है उन्होंने। अरे उन्होंने नया मंत्र दिया है अभी मोदी जी ने, मेक इन इंडिया सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए करना है। हाँ, लेकिन ये है ग्लोबलाइजेशन भी रहा तो भी अपने को सबके साथ चल के फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो लेना ही है। इसलिए 71% डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में अलाउड किया है उन्होंने। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आप चेक करेंगे, 2014 में 142 रैंकिंग पे था अपन, अभी वो इंप्रूव होके 63 नंबर पे आ गए हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 दिन में आता, उद्यम रजिस्ट्रेशन 1 मिनट में हो रहा है। इसके बाद नए प्लेटफॉर्म लाए नरेंद्र मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेड एंड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, आपकी जो उधारी है उसको उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। आप देख सकते हैं जीईएम पोर्टल, इतने इनोवेटिव आइडियाज लाए। गवर्नमेंट का ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, मतलब ऑनलाइन आपसे माल लेंगी गवर्नमेंट, आप बेच सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट को। फिर आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट है, वैसा ही गवर्नमेंट का
इन हाउस एमएसएमई मार्ट है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, आपको इंक्वायरी आएंगी, आप कस्टमर को रिप्लाई कर सकते हैं। इतना मस्त प्रावधान किया है। और इसके अलावा अभी इतने स्कीम अपन ने डिस्कस किए, कभी कभी आपको अड़चन आ जाता है, कोई ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी बैंक तकलीफ देती है, तो उसके लिए चैंपियन और एमएसएमई समाधान, मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी। अगर आपकी कोई स्कीम में कोई अड़चन आ रही है, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसमें आपको 100% क्वेरीज मिलेंगे, बहुत से इश्यूज इसमें सॉल्व 100% हो ही जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था 50,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, क्योंकि सब चाइना से ही आता है, एलईडी और मोबाइल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी ने देख लिया आत्मनिर्भर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लाना ही पड़ेगा। और एक दिन में नहीं होगा ये, 10 साल 5 साल में 100% इसके इफेक्ट दिखेंगे। आज जो अगर अपन जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ओप्पो, इसके अलावा इंडिया का भी अच्छे मोबाइल्स आएंगे, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी अच्छी दी है। लार्ज स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 4 to 6%, 750 रुपए गवर्नमेंट पर मोबाइल देने वाला है मैन्युफैक्चरिंग। 25% सब्सिडी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। आप कोई समझो 10-15 यूनिट के कोई एक मशीन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी 50% सब्सिडी देने वाले हैं। अभी फूड सेक्टर के बाद फार्मा सेक्टर में तो अपन ऑलरेडी बढ़िया है, 3 नंबर रैंकिंग पे है, अच्छा कर रहे थे अपन, लेकिन और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्होंने जो एपीआईज रहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इस पे भी सब्सिडी लॉन्च किया, और इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए 20% सब्सिडी 5 साल के लिए देंगे। जितना भी टर्नओवर होगा, सीए सर्टिफिकेट दो आप, उस पे 20% हमारे से लेके जाओ, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। और इसमें इसका रिजल्ट भी दिख रहा है, आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स के शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे जा रहे हैं। आईओएल केमिकल करके मैंने भी शेयर लिया था, 100 रुपीज का शेयर, आज 750 के आसपास मैंने बेचा था। उसके रिजल्ट्स अभी दिखेंगे उसमें। अभी ये चैंपियन पोर्टल मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हैं, रजिस्टर ग्रीवांस का ऑप्शन है, आपके आइडिया शेयर कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, आपको कौन सी स्कीम एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं, और आपको इधर 100% कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा उनका कि आप क्या करें, कैसा जाए, और क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। अभी ये हो गए पुराने स्कीम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम सदाबहार स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम है, और ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, ये ट्रेडर के लिए भी है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है। 10 लाख का ट्रेडिंग बिजनेस डालो, किराना दुकान डालो, आप स्टेशनरी डालो, कुछ भी डालो, सिर्फ आत्मनिर्भर बनो और लोगों को भी रोजगार दो। अपने कारण किसी को रोजगार मिलेगा तो उसका घर अपने कारण चलना चाहिए। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का भी एक पार्ट रहेगा। 25 लाख तक प्रोजेक्ट डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 35% रूरल में सब्सिडी है, ग्रामीण भाग में, और शहरी भाग में थोड़ी कम है। इसके लिए आपको kviconline.gov.in वेबसाइट पे जाना है, और ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अवेलेबल है उधर बहुत सारे, और कुछ हेल्प लगी तो अपने बीजेपी माइनॉरिटी आघाड़ी के लोग हेल्प करने के लिए है ही। अभी 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी एमएसएमई की मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम एमएसएमई के, मैं आधे घंटे में कवर भी नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन लगेंगे मेरे को। तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप कोई भी बिजनेस चालू करना है वो हिसाब से इधर स्कीम देख सकते हैं, यानी इसका भी पेमेंट ऑटोमेटिक रूट में आता है। अभी एमएसएमई समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल अपन ने देख लिया। समाधान बोले तो आपका पेमेंट अटक गया है, कस्टमर दे नहीं रहा है, तो ऑनलाइन कंप्लेंट डाल के ये दोनों के बीच में वो एज ए एजेंट काम करेंगी गवर्नमेंट। ये पूरा फ्लो चार्ट दिया है कि कैसे रहेगा। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, फिर आपका काउंसिल एप्लीकेशन देखेगा, दोनों को समझाएंगे, नहीं समझे तो फिर वो अपील में भी जा सकते हैं वैसा। और इसमें गवर्नमेंट आपको विथ इंटरेस्ट रिकवरी के लिए हेल्प करेगा। अभी ये प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, लकीली ये चालू है 30 नवंबर तक, इसके एप्लीकेशन इनवाइटेड है। तो ऑलरेडी मैंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% का इंटरेस्ट बोला, उसके साथ ये कैश सब्सिडी 50%, 35%, ऐसा दोनों में से एक मिलता है। तो लकीली पैठन फूड पार्क में 50% सब्सिडी है, आप उसका बेनिफिट उठाए। 5 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेंगी, इंटरेस्ट रिफंड 3%, दूसरे स्कीम में भी मिलेगा। ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे तब ये बहुत सारे स्कीम आए हैं, जिसमें सबसे इनोवेटिव चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। उनका एक ही बोलना था, 25 लाख का ऊपर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टारगेट जल्दी हो जाता। मेरे जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ज्यादा एप्लीकेशन दे रहे, तो उनको क्यों मैं पीछे छोड़ू। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, 50 लाख तक प्रोजेक्ट लाओ, और बहुत फंड अवेलेबल है, आज भी फंड अवेलेबल है, आज ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट का
लिंक दिया है mahacmegt.gov.in। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के n नंबर ऑफ स्कीम है, जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए 50% कैश सब्सिडी, मैक्सिमम 50 लाख आप देख सकते हैं। वुमन एंटरप्रेन्योर, ये भी कोई सोचा नहीं था आज तक। जब 2017-18 में ये स्कीम लाया था, वो टाइम पे वुमन को भी सब्सिडी है, लेडीज लोगों को ज्यादा हायर 25% सब्सिडी दी गई है। लॉजिस्टिक पास डाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी अवेलेबल है, जेम्स एंड ज्वेलरी का पॉलिसी अवेलेबल है। इतने सारे स्कीम है कि मैंने भी इतना अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्सटाइल का इंडस्ट्री डाल सकते हैं। और सदाबहार महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स, ये काफी फेमस है, लोगों को, बहुत से लोगों ने ली भी रहेंगी। इसमें आपको 80% तक सब्सिडी मिलता है एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, लेकिन 80% आपको एक साथ नहीं देंगे, 10 साल में देंगे, क्योंकि एक साल में दे दिया ना तो लोग भाग जाते। तो गवर्नमेंट का बोलना है तुम 10 साल चलाओ, 10 साल चलाओ और 10 साल सबको एम्प्लॉयमेंट दो। तो ये पैसा कैसे आएगा? 80% सैंक्शन होगा, 1 करोड़ पे 80% हो गया 80 लाख रुपए, लेकिन ये एक साथ नहीं देंगे। 80 लाख की ऑर्डर आपको सैंक्शन करके साइन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले लेगा, लेकिन एक साथ नहीं देंगे। 8 लाख रुपए हर साल, ऐसे 10 लाख, 8 लाख इंटू 10, 80 लाख रुपए आपको ऐसे मिलेंगे। 8 लाख रुपए हर साल के हिसाब से जीएसटी में मिलेगा, इंटरेस्ट में मिलेगा और लाइट बिल में मिलेगा। ये तीनों की टोटल 9 लाख हुई तो भी 8 लाख मिलेंगे, 7 लाख हुई तो 7 ही लाख मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुलिया 80% सब्सिडी है, काफी अच्छा है। और जो नंदुरबार है हमारे साइड का और उस्मानाबाद है, यहाँ पे 100% सब्सिडी है। आणि ये सब सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कीम है, जो अभी आत्मनिर्भर भारत और उसके पहले भी थे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, ये सब स्कीम के अलावा ये स्टेट गवर्नमेंट का एडिशनल स्कीम है। मतलब दोनों मिला के बहुत ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है। और अंत में एक ही बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प था कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा जिला ना हो, कोई भी ऐसा कस्बा ना हो जहाँ पे स्टार्टअप शुरू ना हो। स्टार्टअप बोले तो सभी आ गए उसमें, आप छोटा बिजनेस डाल रहे, कुछ भी डाल रहे, इंडस्ट्री डाल रहे, हर एक चीज स्टार्टअप ही है उसमें। तो आप ये स्टार्टअप में जुड़िए, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प करने के लिए हेल्प करें। और आपको कुछ हेल्प लगी तो पदाधिकारी जी है ही, राजेश देशमुख जी है और भी माननीय पदाधिकारी है, वो हेल्प करेंगे आपको। थैंक यू। इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट, ये सेमिनार खत्म होता है मेरा आत्मनिर्भर भारत रिलेटेड। अभी माइनॉरिटी पे संदीप जी भंडारी बोलेंगे। थैंक यू, मुझे मौका दिया गया माइनॉरिटी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से, तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सरगम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी अच्छी तरीके से पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक इसके अंतर्गत विविध स्टेप बाय स्टेप हर एक योजनाओं की मालूमात दी। उसी के साथ सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इससे किस तरीके से, इसके अलावा ये पार्ट 5 और कौन से स्कीम्स है, इसके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसमें मैं पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जो एमएसएमई की जो स्कीम्स है, वो उसमें जो एक 50 लाख और एक 25 लाख के जो प्रोजेक्ट्स है, वो एमएसएमई के लिए ऑलरेडी सरकार ने जो प्राविधान 3 लाख करोड़ का किया था, जैसा सरगम जी ने बताया, जिसमें से 1.77 लाख रुपीस का ऑलरेडी पेमेंट वहां से रिलीज हो सका है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। इसके बाद 44 लाख रुपए तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर 15 दिन या 1 महीना लेट हो जाते तो ये स्कीम लगभग वो बजट 3 लाख का समाप्त हो जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तत्काल यानी कल से ही इसे अमल में लाए। एमएससीबी में 25 लाख मेरे ख्याल से मॉर्गेज भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है। ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, सबमिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सरगम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। आपके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने जो बताया वो हमें आप भेजिए। हम हर इंडिविजुअल, हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी को व्हाट्सएप के जरिए वो आज ही भेज देंगे और सबको वो प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। मैं आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि तथा आज के अल्पसंख्यक योजनाओं पे जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो श्री संदीप भंडारी जी, इनसे विनंती करता हूं कि वो अल्पसंख्यक योजनाओं के ऊपर अपने प्रकाश डालेंगे। भंडारी जी। धन्यवाद आतिक भाई। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपस्थित हम सभी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता माधव जी भंडारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके बारे में अभी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से ही तक राखतो महाराष्ट्र माझा। आज राष्ट्र को महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इसे हमारे जमाल जी सिद्दीकी,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष एजाज भाई देशमुख, हमारे महामंत्री आतिक भाई खान, और मेरे साथ जिन्होंने अभी वक्तव्य दिया अपना सरगम जी छाजेड़, और सभी महानुभावों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अभी हमने आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं के बारे में सुना। वैसे माधव जी ने बोला कि स्कीम्स तो काफी है, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स की काफी स्कीम्स चल रही है, मगर तकलीफ ये है कि उन योजनाओं की जानकारी ना होने की वजह से और जागरूकता का अभाव होने की वजह से हम सब इन योजनाओं से वंचित रहते हैं। तो पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रोग्राम रखने का बढ़िया आयोजन किया और सरगम जी को और मेरे को इसमें बोलने का मौका दिया है। अल्पसंख्यक योजनाएं भी काफी है, मगर इसकी जागरूकता और जानकारी जब तक हम अपने आखिरी तबके तक नहीं पहुंचाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सभी योजनाएं सिर्फ कागज पे धरी के धरी रह जाएगी। अभी इसके भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि अल्पसंख्यक योजनाओं की अभी मैं तो काफी संक्षिप्त में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि विस्तार में देने के इतना समय हमारे पास नहीं है, मगर जो प्रमुख 10-12 योजना है उनकी संक्षिप्त में मैं अभी जानकारी दूंगा। वो उसमें अधिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्बे में, गांव में, जिलों में इसका प्रचार प्रसार करिए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। तो अल्पसंख्यक योजनाओं के अभी तो सबसे बढ़िया स्कीम जो अभी चल रही है वो है स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप 3 टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मेरिट मींस, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो आपके पीएचडी तक हर किसी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। इसके लिए एक इनकम क्राइटेरिया दिया गया है, जिसका 1 लाख के अंदर इनकम है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये मिलती है 5,000 से लेके 7,000 रुपए तक। दूसरी स्कीम है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो FY, SY, TY उसके लिए जो स्कॉलरशिप है उसका इनकम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक का इनकम लिमिट है, और उसमें अपने को 7,000 से लेके तो 15,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलता है। तीसरी स्कॉलरशिप है मेरिट कम मेरिट मींस, यानी ये सभी आपके जो टेक्निकल कोर्सेज है, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियरिंग, MBBS, जो भी कोर्सेज है आपके, वो सब कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसका इनकम लिमिट है 2.5 लाख रुपया, और ये मिलती है आपको 15,000 से लेके तो 50,000 रुपए तक। ऐसे अलग अलग स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसको अप्लाई कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये जानकारी होना भी काफी जरूरी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, scholarships.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी योजनाएं, उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके खाते में आता है। ये कोई किसी के माध्यम से या अपने को कहीं पैसा लेने के लिए जाना है, ये सब कहानियां बंद हो चुकी। जैसे पहले राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते तो नीचे 15 पैसे आता है। अभी वैसा नहीं है, 1 रुपया भेजते पूरा 1 रुपया अपने अकाउंट में आ जाता है। तो इसके लिए आपको जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको आपका अकाउंट डिटेल्स जो है, अकाउंट डिटेल, आपके पासबुक का एक जेरोक्स, उसके बाद आपका फीस भरा हुआ रिसिप्ट, आपका स्कूल में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट। आपका इनकम लिमिट लगेगा, इनकम प्रूफ लगेगा, और आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्कॉलरशिप्स के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका सेल्फ एफिडेविट मान्य होता है। और इनकम लिमिट मैंने शुरुआत में बताया कि सभी स्कॉलरशिप को एक इनकम लिमिट दिया है, तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट जोड़ना। तो ये इनकम सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो ये आपको आपके सेतु कार्यालय में जाइए या आपके तहसीलदार से आप ये इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, और वो आपको इसके साथ जोड़ना है। जैसे scholarship.gov.in इस वेबसाइट पे आप ये सब डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करते हो और पूरा फॉर्म भरते हो, तो उसका एक प्रिंट निकालना है और वो आपके रिस्पेक्टिव स्कूल, कॉलेज, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके जमा करने, और उसके आगे उसका प्रोसेस होता है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप्स का। स्कॉलरशिप्स के अलावा यदि आपको एजुकेशनल लोन चाहिए, आज कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो 8-10 लाख रुपए के नीचे उसका फीस नहीं होता है, और इसके वजह से काफी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे
शिक्षा से वंचित रहते पैसे के अभाव के कारण। तो ऐसे के लिए एक स्कीम है एजुकेशन लोन स्कीम, जो कि मिलती है अपने महाराष्ट्र में। अगर हम देखें तो वैसे ये स्कीम है नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये महाराष्ट्र में मिलती है मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के सभी जिलाओं में कार्यालय मौजूद है। आपको वहां जाना है एक बार, वहां से आपको पूरा डिटेल भी मिल जाएगा और वही आपको अप्लाई करना है। ये जो लोन है ये आपको 4% पर एनम यानी 4% सालाना ब्याज से ये एजुकेशन लोन आपको 10 लाख रुपए तक का अवेलेबल है। इसमें अगर आपका 6 लाख तक का लोन है तो आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर 6 लाख के ऊपर का अगर आपका लोन है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी वो मांग सकते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, इसको भी इनकम लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें इनकम लिमिट 6 लाख तक है। 6 लाख तक का यदि आपका इनकम लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भी आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, प्लस आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, और बाकी के आपके जो स्कूल के, कॉलेज के और इसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको अटैच करने हैं। इसके अलावा और एक एजुकेशनल स्कीम है ओवरसीज एजुकेशन लोन। अभी विदेश में पढ़ाई करने को जाने का ट्रेंड काफी चलता है। विदेश में अगर आपको जाना है तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक भी खर्च आता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ो प्रदेश योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है पढ़ो प्रदेश योजना, इसके अंतर्गत हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके लिए अप्लाई क्या करना है, तो इसके लिए किसी भी नेशनलाइज बैंक में आप जाइए, वहां पे ओवरसीज एजुकेशन लोन का प्रावधान होता ही है। अपने को भी उस ओवरसीज एजुकेशन लोन में ही अप्लाई करना है। हाँ, सिर्फ उधर एक चीज उनको हमें इंटीमेट करनी है कि ये जो ओवरसीज एजुकेशन लोन है ये पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत आप इसे सैंक्शन करवाओ। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि अपने लिए पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत अपना जो भी ये होता है इंटरेस्ट होता है, जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, आपका डिग्री चल रहा है, मान लो कि 3 साल का आपका डिग्री का कोर्स है, तो 3 साल तक आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट भरने की आवश्यकता नहीं है। वो इंटरेस्ट आपका आपके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है। 3 साल हो गया आपका कोर्स को, उसके बाद 6 महीना उसका और मोरिटोरियम पीरियड होता है। जैसे कि आपको जॉब नहीं लगता या तो 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, तब तक का इंटरेस्ट पूरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। और ये लोन होता है नेशनलाइज बैंक के माध्यम से, ये मौलाना आजाद के माध्यम से नहीं होता है, ये नेशनलाइज बैंक के माध्यम से आपका लोन होगा। इसके अलावा पढ़ो प्रदेश योजना हो गया। ऐसी एक स्कॉलरशिप्स में अगर हम बोले तो एक नई उड़ान करके एक नई स्कीम है, जिसमें यूपीएससी एमपीएससी के लिए जो हमारे छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रा प्रयत्न कर रहे हैं, उनको 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलता है नई उड़ान इस योजना के अंतर्गत। और ये इसके लिए भी इनकम लिमिट है, मगर इसके लिए इनकम लिमिट है आपका 4.5 लाख रुपए तक का। तो ये स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन, ये एजुकेशन के पार्ट अपन ने अभी कवर किया। अब हम मुड़ते हैं बिजनेस की ओर। बिजनेस के लिए भी नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की एक बढ़िया स्कीम है, जहां पे आपको 30 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मिल सकता है। बट दुख की बात है कि महाराष्ट्र में ये स्कीम अभी चल रही नहीं है। ये इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मगर ये स्कीम जो रूट होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से। तो महाराष्ट्र में स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्योंकि सभी हमारे बड़े नेतागण भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, तो मैं उन सभी से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसके लिए हमें पहले प्रयास करना पड़ेगा कि ये 30 लाख तक का जो लोन है ये महाराष्ट्र में जल्द से जल्द शुरू हो, और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल इसमें जल्द से जल्द चेयरमैन और बाकी कमेटी मेंबर्स भी अपॉइंट हो। उसके सिवा ये स्कीम रूट नहीं हो सकती है। एजुकेशन लोन वहां से रूट हो रही है, बट उसमें भी दिक्कतें आ रही है। उसका दिक्कतें उसकी वजह से आ रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है अपने। तो जल्द ही हम इजाज भाई देशमुख के नेतृत्व में हम इसके लिए एक आंदोलन भी करने वाले हैं कि जल्द से जल्द ये 30 लाख रुपए तक का लोन हमारे सभी अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, उनको व्यापार करने के लिए ये शुरू हुए, उसके लिए हम प्रयासित भी रहेंगे। ये हो गया बिजनेस लोन। अभी ऐसे ही महिलाओं को अगर बिजनेस करना है तो उनके लिए क्या है, तो उसके लिए महिला समृद्धि एक योजना है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आपका अल्पसंख्यक समुदाय की 20 महिलाओं का यदि हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप
यानी जिसे हम अल्प बचत गट बोलते हैं, वो एक गढ़ बनाते हैं, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप को ट्रेनिंग, उस ग्रुप को कोई गृह उद्योग स्टार्ट करना है, जैसे कि एक लिज्जत पापड़, ये एक महिला गृह उद्योग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ऐसा कोई अगर गृह उद्योग अपना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं एक साथ शुरू करना चाहती है, तो उनको ट्रेनिंग, अलग अलग कोर्सेज है, वो ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। वो ट्रेनिंग लेने के लिए जब महिलाएं जाती है तो उनको स्टाइपेंड 1000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है हर महीना। यानी आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो, इसलिए आपको 1000 रुपए, यानी उनको पैसा तो भरना है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के साथ उनको 1000 रुपया ऊपर से अनुदान भी मिलता है। उसके बाद 6 महीना या 8 महीना जो भी कोर्स रहेगा, कोर्स होने के बाद उस क्षेत्र में जब उन्हें वो व्यवसाय करना है, वो व्यापार डालना है, वो गृह उद्योग स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लोन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दी, उसके बाद लोन भी 20 लाख रुपए तक का लोन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को मिलता है। और ये 20 लाख करोड़ का लोन, 20 लाख रुपए तक का लोन 7% पर एनम से इन महिलाओं को दिया जाता है। उसके बाद वो अपना एक खुद का यूनिट चालू कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन चालू कर सकती है। अब ये प्रोडक्ट जो बनता है, तो ये बेचने के लिए भी गवर्नमेंट उनको मार्केट उपलब्ध करा के देती है। कैसे करा के देती है? तो हुनर हट करके एक एग्जीबिशंस होते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारियों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कारागिर है, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन लोगों के लिए हुनर हट नाम से देश के विभिन्न बड़े बड़े सिटीज में ये हुनर हट नाम से एग्जीबिशंस किए जाते हैं। तो महिलाओं को भी उसमें स्टॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये स्टॉल मिलते हैं, जहाँ पे वो अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सके और बेच सके। यानी महिला समृद्धि योजना के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है फ्री में। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको 1000 रुपया हर महीना भी दे रही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। ट्रेनिंग होने के बाद व्यापार करने के लिए लोन भी उपलब्ध गवर्नमेंट करवा के दे रही है। व्यापार डालने के बाद, उद्योग शुरू करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो बेचने के लिए भी मार्केट गवर्नमेंट करके दे रही है, अवेलेबल गवर्नमेंट करके दे रही है। तो ऐसी इन सभी योजनाओं का हमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ उठाना ये आवश्यक है। मैं तो सभी जिला अध्यक्षों से, जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने जिले में, शहरों में ऐसे महिलाओं के ग्रुप बनाइए, उनको सक्षम बनाइए, उनको इस योजना का लाभ दिलाइए और उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए। ऐसे ही महिलाओं के लिए एक नई रोशनी योजना भी है। नई रोशनी योजना ये के माध्यम से महिलाओं की लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए ये नई रोशनी योजना बनाई गई है, जिसमें के छोटे छोटे कोर्सेज महिलाओं के लिए, जैसे कि हमारी काफी महिलाएं अशिक्षित भी होती है, तो उनको डे टू डे बैंकिंग या इंटरनेट चलाना, कैसे इंटरनेट चलाए, बैंक में कैसे जाए, पेमेंट डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज जो है डे टू डे जो महिलाओं को लगता है, उस नॉलेज के लिए ट्रेनिंग गवर्नमेंट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट महिला नई रोशनी योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा युवाओं के लिए अगर हम बात करें, तो युवाओं के लिए सीखो और कमाओ, जैसे कि महिला समृद्धि योजना में आपने देखा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही सीखो और कमाओ इस स्कीम के माध्यम से हमारे युवाओं को, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 1200 अलग अलग 1200 टाइप के कोर्सेज है, जो कोर्सेज आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कम से कम 5 से 7 स्किल डेवलपमेंट सेंटर अवेलेबल है। वहां पे जाके हम ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 6 महीने का हो, 8 महीने का हो या 12 महीने का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे हमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग होने के बाद अगर हमें उस क्षेत्र में व्यापार करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए लोन दिया जाएगा। यदि हम व्यापार नहीं करना चाहते और हमें उस क्षेत्र में जॉब करना है, नौकरी करनी है, तो आपने जिस किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से ये कोर्स किया है, उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको प्लेसमेंट भी करवा के दे। तो आपको जॉब भी गवर्नमेंट के माध्यम से, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से आपको जॉब भी मिलेगा। यानी सीखो और कमाओ, पहले सीखो और उसके बाद कमाओ।
तो ये युवाओं के लिए ये योजना हो गई। अभी इसके अलावा हमारी धरोहर एक स्कीम है। हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत हम हमारे जो पुरानी संस्कृति, पुराने ग्रंथ है, उनको रीराइट कर सकते हैं। हमारे जो पुराने मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो 100 साल पुराने हैं, उनका यदि हमें रिनोवेशन करना है तो उसके लिए हमें हमारी धरोहर योजना के माध्यम से हमें गवर्नमेंट पूरा फंडिंग करेगी। इसके अलावा हमारे समाज का कुछ भी बड़ा एग्जीबिशन लगाना है, जैसे कि हमारे पीर पैगंबर का हो या जैन समाज का बोलो तो हमारे 24 तीर्थंकर का हो, या तो हम सिख की बात करें तो हमारे गुरु नानक जी का, ऐसे इनके पूरे चरित्र पे या इनके ये करना, एग्जीबिशंस लगाने हैं, तो उसके लिए भी आपको फंडिंग जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग की जाती है हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत। ऐसी एक नहीं, काफी अलग अलग योजना है, मगर अभी समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास और आज वक्ता भी काफी थे और आत्मनिर्भर के बारे में हमें ज्यादा जानना जरूरी था। आत्मनिर्भर के बारे में वैसे सरगम जी ने काफी विस्तार से और काफी अच्छी तरीके से पूरा समझाया, मगर एक जो उन्होंने स्कीम बताई 3 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में, एमएसएमई के बारे में, उसमें मैं थोड़ा आसान शब्दों में दोबारा उस स्कीम पे प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि ये स्कीम अभी 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। हमारे हाथ में 1 महीना बचा हुआ है, तो अधिक से अधिक हमारे सभी अल्पसंख्यक व्यापारी बंधु इस स्कीम का लाभ उठाए, यही हमारा ध्येय है। तो ये एक 20 लाख करोड़ के जो पैकेज में एक 3 लाख करोड़ अलग से एलोकेट किए हुए हैं एमएसएमई के लिए। और पहले एमएसएमई में सिर्फ बड़े उद्योगों का, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनका समावेश था, तो अभी एमएसएमई की ये बंद की गई है, यानी चेंज किया गया है। और उसमें कृपया प्लीज ये स्क्रीन शेयरिंग वगैरह प्लीज मत करिए। तो इस योजना के माध्यम से जितने भी व्यापारी है, वो व्यापारियों को अगर ये करना है, अपना जो लोन है 29 फेब तक, 29 फरवरी 2020 तक आपका जो भी लोन चल रहा था, जैसे कि फिर वो आपका कैश क्रेडिट हो या कोई प्रोजेक्ट लोन हो या तो कोई सीसी हो, वो आपका जो भी प्रोजेक्ट लोन था या ये लोन का जो आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी तक जो था, मान लो कि आपका 50 लाख का लोन था 29 फरवरी को, तो आपको 20% यानी 10 लाख का लोन आपके बैंक के माध्यम से तुरंत विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी आपको अवेलेबल कराया दिया जाएगा। और उसका मोरिटोरियम पीरियड 1 साल तक का है। 1 साल तक आपको उसके प्रिंसिपल पे कोई भी अमाउंट भरना नहीं है। ये स्क्रीन शेयरिंग कृपया बंद करेंगे। तो ये 3 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है, इस पैकेज का हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार अभी तुरंत हमें करना जरूरी है। स्कॉलरशिप का प्रचार प्रसार अभी तुरंत हमें करना जरूरी है, क्योंकि स्कॉलरशिप की स्कीम भी जल्दी बंद होने वाली है। तो ये दोनों स्कीम्स पे अभी हम ज्यादातर अगर ध्यान दें और काम करें तो वो अधिक सही रहेगा। इसके अलावा अगर ये आत्मनिर्भर भारत हो गया या माइनॉरिटी की स्कीम्स हो गई, अल्पसंख्यक योजना की हो गई, इसके अलावा एक और स्कीम है ईडब्ल्यूएस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ स्कीम्स दी गई है, जिसमें के 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है। तो 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो इसमें जितने भी ओबीसी, अभी हमारे इसमें हम अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक योजना को लाभ तो हमें मिल रहा है, मगर ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, इनके अलावा जो जनरल पब्लिक के लिए स्वर्ण आरक्षण, जो हमने सुना था हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले स्वर्ण आरक्षण डिक्लेयर किया, तो उसमें ये ईडब्ल्यूएस आता है। तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं जिनका 7 लाख रुपए के अंदर इनकम लिमिट है, 7 लाख के अंदर, वो एक सर्टिफिकेट बना लेवे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ये कहीं भी किसी भी तहसीलदार से या सेतु कार्यालय से ऑनलाइन आसानी से बन जाता है। ये करने के बाद हमें जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है, और हमें इसमें स्कूल के एजुकेशन में भी काफी सहायता प्राप्त होती है। तो ये ईडब्ल्यूएस का भी ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोग लाभ ले,
ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अंत में फिर एक बार सभी हमारे पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारी, तालुका, जिला, शहर पदाधिकारी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक योजनाओं की जानकारी अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करिए। जब तक इन योजनाओं के बारे में हम जागरूकता नहीं करेंगे, हमारे अल्पसंख्यक भाई इन योजनाओं से वंचित रहेंगे। आज हम पे जिम्मेदारियां मिली है, हम सभी को, हम सब पदाधिकारी है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे समाज का भी हम उत्थान करें, हमारे समाज तक गवर्नमेंट की ये योजनाएं पहुंचाए और उनको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहे। ये सभी योजनाओं का अलग अलग काफी योजनाएं, मैंने अभी 10-12 योजनाओं के बारे में सिर्फ बताया है। इन सभी योजनाओं का एक पीडीएफ है मेरे पास, जो कि मैं हमारे महामंत्री जी के साथ शेयर करूंगा, आतिक भाई के माध्यम से आप सभी तक वो पीडीएफ फाइल पहुंचेगी। उसमें काफी संक्षिप्त में और काफी सिंपल लैंग्वेज में सभी योजनाओं की डिटेल जानकारी के अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो योजनाओं का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल दिया गया है। आप 4-5 बार यदि वो पीडीएफ पढ़ लो, उसके बाद आपके क्षेत्र में कोई भी आपको अल्पसंख्यक योजना के बारे में कुछ भी पूछता है तो आप उसको जवाब दे सकोगे। आज हम पदाधिकारी है और यदि हमें कोई किसी योजना के बारे में पूछता है और अगर हमारे पास उसकी जानकारी नहीं, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि अल्पसंख्यक योजनाओं की जानकारी पहले खुद प्राप्त कर ले और अधिक से अधिक इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत संदीप जी धन्यवाद आपका कि आपने योजना क्या है, इससे आवेदन कैसा करे और उसे क्या पेपर लगते, क्या डॉक्यूमेंट लगते, इसके बारे में मालूमात दिए। स्कॉलरशिप के है या एजुकेशन लोन है, पड़ो प्रदेश इसे 15 से 50 लाख तक के पड़ो प्रदेश के अंदर प्राविधान है लोन का। उसी के बिजनेस लोन के बारे में आपने काफी डिटेल में मालूमात दी। महिला समृद्धि योजना जो है, महिलाओं का जो बचत गट है, वो बचत गट बनाना है और वो बचत गट कृषि जो उद्योग है उसकी ट्रेनिंग, और सरकार वो ट्रेनिंग भी देगी और उसको मार्केट भी उपलब्ध कराएगी। यानी इतनी सहूलत है इसमें, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया। नई रोशनी है, सीखो और पढ़ाओ। और सबसे महत्वपूर्ण मैं सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आर्थिक दृष्टया मागास वर्ग जो है, यानी EWS जो है, इकोनॉमिकली जो हमारे पदाधिकारी या जो समाज है, इसके अंदर 10% का रिजर्वेशन है। उसमें काफी हमको लोन में भी प्राविधान, शिक्षा में प्राविधान, रिजर्वेशन की फैसिलिटीज काफी कुछ है। और इसके जो पेपर EWS का जो आपको सर्टिफिकेट जो बनाना है, वो तहसील में आप बनता है, आप बनाकर ले सकते हो उसको। उसमें अगर किसी को स्थानिक अपने जगह पे कोई मदद चाहिए तो हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें मदद करेंगे। ये सभी योजनाओं को अगर कहीं बैंक में कहीं दिक्कतें आती है तो हम लोग, हमारी जो स्थानिक पदाधिकारी है, वो अपने 4-5 पदाधिकारी जुड़कर वो बैंक से संपर्क कर वो काम को करवाए। उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आप प्रदेश के पदाधिकारियों को संपर्क कर सकते हैं। मैं आगे की ओर बढ़ते हुए और एक इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अभी, तो अभी सरगम जी लाइन पे है, संदीप भंडारी जी लाइन पे है, आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न रखना है, आप हाथ रेज करें। जिसका हाथ रेज होगा, रेज मतलब आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो बटन है उसको हाथ रेज करें, क्योंकि सभी लोग हाथ लाइव ऑनलाइन दिखते नहीं। इसीलिए सबसे विनंती है कि कोई गैर समझ ना पाले और आप ना हाथ रेज करें। जिसका हाथ रेज होगा हम उसका माइक ऑन करेंगे। संदेश जी नवलखा ने हाथ रेज किया हुआ है। संदेश जी नवलखा, हाँ, तो आप उनको ऑनलाइन ऑफ करिए, ये म्यूट अनम्यूट कीजिए। और जिसको क्वेश्चन, जिसको मौका नहीं मिला, संदेश जी नवलखा आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। संदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और सरगम जी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई हम तक। अभी तक मुझे सिर्फ पता था कि ये इतना लोन या ये इतनी सहूलियत सैंक्शन हुई है, बट सरगम जी ने जिस हिसाब से बताया कि नहीं ये अवेलेबल भी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरगम जी से
कि अभी इसको रियलिस्टिक वे पे कैसे अप्रोच करें, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरा कपड़ों का व्यवसाय है और मैंने एक्सपेंशन के लिए, जैसे हमारा मेक इन इंडिया था, वैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया हुआ है मेक ऑफ इंडिया, जिसमें मैं सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उनको लर्न, जैसे संदीप जी ने भी बोला था, शिक्षा और अर्निंग दोनों मिला के कुछ डेवलपमेंट, तो वैसे कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया, बट वो मुझे एज सच सक्सेस इन टर्म्स ऑफ बैंक से अप्रूवल्स वगैरह नहीं मिले, तो वो मुझे थोड़ा पीछे लेना पड़ा वो पूरा प्रोजेक्ट। बट जबकि वो पूरा आत्मनिर्भर पे था, जो भी स्थिति में हो, आप जिस भी शहर में हो, जैसे भी कंडीशन में हो, आपका अर्निंग उसी दिन से चालू होगा, उस स्किल डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। सरगम जी, ये सवाल आपके लिए भी है और संदीप जी आप भी कुछ रोशनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा वो एक बार ना आप ये जो चैंपियंस पोर्टल बना है, चैंपियंस पोर्टल, उस पे आपका आइडिया भी शेयर करो और उधर ग्रीवांस का एक ऑप्शन है वो भी शेयर करो। हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, तो उस पे शेयर करो एक बार। अरे कभी कभी क्या रहता है, कोई बैंक वाला है ना, एक आधा निगेटिव माइंडेड मैनेजर आ जाता है। सब बैंक खराब कोई नहीं है। अभी कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छी रहेंगी, कभी कैनरा अच्छी रहेंगी, कैनरा में अच्छा मैनेजर आया वो फटाफट करेगा। वो इंसान की मेंटेलिटी, बैंक खराब नहीं, मेंटेलिटी का इशू रहता है वो। तो आप दूसरे बैंक में भी जाके देखो, ऐसा बहुत सारे बैंक है। एक ही बैंक पे रिलाई मत करो। कभी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया ना तो 10 बैंकों में जाना, एक जगह तो 100% होगा, अरे फिर भी नहीं हुआ तो उसके लिए पदाधिकारी बैठे हैं। और प्लस एमएसएमई चैंपियंस आपके घर पे ऑनलाइन हो गए हैं अभी। पहले जैसे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है अभी। एमएसएमई समाधान पोर्टल है, चैंपियन पोर्टल है, एमएसएमई का सेपरेट कंप्लेंट का पोर्टल है, उस पर भी आप कर सकते हैं। पीएसबी 59 में नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टार्टअप है। पीएसबी 59 में तो पुराने यूनिट को है, आपका उसमें नहीं होगा। लेकिन मैं जैसा बोल रहा 2-3 बैंक का करो, आप एक बैंक पे डिपेंडेंट मत रहो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। बूटवाला जी का सवाल है। बूटवाला जी, आपको अनम्यूट किया गया है। बूटवाला जी, मैं संगम जी से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जीएसटी के बारे में कुछ सोचा नहीं आपने। जीएसटी के बारे में व्यापारियों में बहुत आक्रोश है, छोटे व्यापारियों में बहुत आक्रोश है अबाउट जीएसटी। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन बराबर यानी जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप जूते का धंधा लो, बूट बनाते हैं, जूते बनाते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल, उसका जो रॉ मटेरियल, उसके ऊपर 12% से 15% जीएसटी है। अब जब जूता बन जाता है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी है। तो इतना तफावत क्यों है? इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट के पास प्रेजेंटेशन तो करना चाहिए। आपका जो डिफरेंस है वो रिफंड ले सकते हैं आप जीएसटी डिपार्टमेंट से। नहीं, पर 15% और 5% है ना डिफरेंस ऑफ रॉ मटेरियल 15%। हाँ, तो गवर्नमेंट में जो एक्सेस बैलेंस पड़ा है आपका वो रिफंड ले सकते हैं। हेलो, और व्हाट अबाउट सिंपलीफाई क्यों नहीं हो रहा है? एक सही का होना चाहिए। हाँ, वो तो अभी सिंपलीफाई करने का आपने बोला भी, रिक्वेस्ट डाला भी है पदाधिकारी को। व्यापारी लोग क्या, व्यापारियों में बहुत आक्रोश है इस बारे में। एक सरीखा होना चाहिए ना जीएसटी। जीएसटी एक सरीका नहीं कर सकते। कैसा रहता, लग्जरियस आइटम है उसको भी 10% लेंगे और जो बेसिक नेसेसिटी है उसको भी सेम लेंगे, तो फिर फंड फ्लो गवर्नमेंट बैलेंस शीट पूरा खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। आप जो बोल रहे ना, सेम नहीं ले सकते। अभी जो लग्जरियस आइटम है 28%, एसी पे 28 ही लगना चाहिए। और जो अभी जैसे फूड प्रोसेसिंग है 5%, वो भी उतना ही लगना चाहिए। क्योंकि आप जो बोल रहे ना एक ही लेना चाहिए। अरुण जेटली जी ने भी बोला था ये पॉइंट कि वो राहुल गांधी जी बोल रहे कि एक ही रहना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अपन ऐसे कंट्री में रह रहे जहाँ हर टाइप के लोग हैं, तो गरीबों से कैसे ज्यादा जीएसटी ले ले अपन? सबको अगर 15% फ्लैट रेट कर दिया हर एक प्रोडक्ट का, तो गरीबों से 15% आ जाएगा जो अनाज वगैरह जिस पे 15% ले लेंगे, तो गरीब लोगों का भी नुकसान होगा ना। प्रॉब्लम यहीं पर आता है कि ऑपोजिशन वाले जो पब्लिक को सरकार है और सबको रास्ते पे ला रही इसी बात को, उसके लिए हमें प्रैक्टिकली 1 जीएसटी रेट है ना, वो पॉसिबल नहीं। इवन कांग्रेस भी आए तो भी पॉसिबल नहीं है, बीजेपी रहा, शिवसेना रहा, कोई भी रहा, वो कर ही नहीं सकते। इंडिया में तो नहीं कर सकते, अमेरिका में पॉसिबल है, उधर इतना इनइक्वालिटी नहीं है। अपने इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। सरगम जी, अभी दूसरा सवाल लेंगे।
संदीप भाई आप भी कुछ सोचिए इसके बारे में, ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद मिनिस्टर तक ये ले जाना चाहिए हमें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल संख्या ले जाएगी तो अपने को क्या है, क्रेडिट मिलेगी। चेतन जी देसरडा जालना से आ रहा है। चेतन जी आपका वरिष्ठ unmute पद- हुआ है। आपका मसला रखिए सभी को चांस मिलना चाहिए। हेलो, आप बोलिए। अवश्य इसका संदीप जी नोट करिए, जोएब जी का जो मैटर है हम अवश्य दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल उनसे वो निवेदन उनको लीजिए। 100%। ठीक है, नड्डा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। माफ करना, मैं जरा अभी मैं कोविड हेलो। में क्वारंटाइन हूँ, इसके लिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। जी जोएब भाई। हेलो, बोलो चेतन। सरगम जी। हाँ बोलो। बोलिए। मैं जालना से बोल रहा हूँ, चेतन देसरडा। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी हम लोगों ने एक हमारे कलीग है, अपने जैन समाज से ही है, बिलोंग करते हैं, उनका हमने फाइल पुटअप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, एमएसएमई के अंदर। तो उनका बोलना है, पहले वहाँ का जो मतलब हेड है, मैनेजर, वो पहले बता रहा था कि प्रॉपर्टी आपको कंपल्शन नहीं है, मॉर्गेज। हाँ मॉर्गेज कंपल्शन नहीं है, लेकिन अब वो बता रहा है कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो चुकी है बोले, तो वो पॉलिसी में कुछ आपको मॉर्गेज कंपल्सरी है, तो ऐसा कुछ है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सीधा सवाल है उनका कि मॉर्गेज जो एमएसएमई का जो है, जो इन्होंने निवेदन किया है जालना में, वो मॉर्गेज मांग रहे हैं। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ना कहा था, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि उसके मॉर्गेज लगेगा। ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है क्या? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का तो पहले से इंटेंशन है, विदाउट कोलेटरल हम जो भी कोलेटरल फ्री हम बियर करेंगे और गवर्नमेंट गारंटी लेगा। लेकिन वो बैंक वाले का ओपिनियन रहेगा कि उनको सेफर साइड, अभी थोड़ा कोरोना का सिचुएशन ऐसा है तो एनपीए वगैरह नहीं होना, तो वो बैंक वाला आपको ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ रूल नहीं आया है फिलहाल तो। चेतन जी इसमें कैसा होता है, स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, तो किसी स्कीम में कोलेटरल आवश्यक भी होता है, जैसे कि अभी अगर हाँ, देना भी पड़ता। ये देखो नॉर्मली कैसा रहता है, मगर कुछ नॉर्मली आप डिटेल दीजिए चेतन जी, और सरगम जी के डिटेल लेके दीजिए, तो फिर अपने को पता चलेगा को किस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, फिर उस स्कीम में वो मॉर्गेज कंपल्शन है या नहीं है वो हम पता कर सकते हैं। आप एक बार सीजीटी एमएसएमई का बोलो ना, घर बैंक को सीजीटी एमएससी। ओके ओके ठीक है, ओके सीजीटी एमएसएमई में डालो बोलना हूँ, ऐसा बोलो उनको। और किसी का कोई सवाल है? थैंक यू अतिक भाई, और किसी का कोई सवाल नहीं, कोई हैंड रेज नहीं है? मुझे लगता है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एकदम बढ़िया ट्रेनिंग मिल चुका है और अभी कोई आगे सवाल नहीं होगा। अतिक भाई आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे। काफी लोगों ने उम्मीद है कि काफी लोग अतिक भाई एक मिनट। जिस किसी को भी क्वेश्चन करना है, बाद में अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर वो क्वेश्चन डालें। आज ही नहीं, कभी भी डाल सकते हैं। ये रात में संदीप जी और ये पूरी टीम जो ये आत्मनिर्भर पे काम कर रही है, उसको पढ़कर स्टडी करके उसका आंसर अपने ही ग्रुप पर डालेगी। क्वेश्चन भी सबको समझ में आएगा और उसका आंसर भी सबको समझ में आएगा। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आपको आंसर भी मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी और हमारे जो प्रमुख व्याख्यानकर्ता थे सरगम छाजेड़ जी, इन्होंने काफी अच्छा तरीके से हमें मार्गदर्शन किया। मैं बहुत उनका आभारी हूँ। जुनेद भाई है क्या? जुनेद भाई है क्या? अतिक भाई एक मर्तबा देखना 4 तारीख के प्रोग्राम का। रमजान अंसारी है, अशफाक भाई है, फारूक छोटा है, असलम भाई है, असलम खान। इनमें से कोई भी नागपुर का पदाधिकारी होगा तो वो जमाल भाई के सत्कार की दावत दे दे। 4 तारीख को जो होने वाला प्रोग्राम है उसकी दावत दे दे। असलम खान जी है, मैंने उनको अनम्यूट किया हुआ है। असलम खान भाई, असलम जी आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सबको, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, नमस्कार। आने वाली 4 तारीख, हेलो आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। असलम भाई आप बोलिए।
आने वाले 4 अक्टूबर रविवार इतवार हाजी जमाल सिद्दीकी साहब और हाजी एजाज देशमुख साहब और हमारे प्रदेश के पैनल बॉडी के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, इनका सत्कार का कार्यक्रम नागपुर में रखा गया है। इसमें जो है विदर्भ पश्चिम और पूर्व विदर्भ के पदाधिकारी आमंत्रित है। और ऐसा कुछ बोलना है? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जो आना चाहते हैं वो आ जाए, सिर्फ पूर्व और विदर्भ के नहीं, जो आना चाहते हैं इजीली तो वो आ सकते हैं। हाँ, 2 बजे से 4 बजे का समय रखा गया है, 2 से 4 के बीच में टाइमिंग 2 बजे का रखा गया है। मैं अभी 2 मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। इधर प्रदेश की मीटिंग चालू है, इधर आपकी भी मीटिंग चालू है। दोनों एक कान में उधर का आवाज है, एक कान में आपका आवाज है। आपका दिमाग इतवार का दिन आ रहा है 4 तारीख मीटिंग में ही होगा, ये मेरे को पूरी गारंटी है। चलो ठीक है। 4 तारीख रविवार 2 बजे का समय दिया हुआ है मीटिंग का, सत्कार समारंभ का। जी जी जी, ठीक है ना? मैं आगे की ओर बढ़ते हुए ये बात जिस तरीके से आज सविस्तर रूप से हमने आत्मनिर्भर जो अभियान के तहत जो योजना है, जो स्कीम्स है और किस तरीके से उसको हमें हमारे समाज तक, हमारे हर व्यक्ति के जो करीबी है वहां तक के वो योजनाओं को पहुंचाना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए और यही लक्ष्य लेकर हम कल से ही कार्य करना चालू करना चाहिए। यही आज के मीटिंग का ध्येय था और ये मीटिंग हमारी काफी सक्सेसफुल चल रही है। मैं आगे की ओर और एक बात बताना चाहता हूं, जहां तक के हमारे विरोधी पक्ष वाले जिस तरीके से किसानों को उस्का रहे हैं, काफी लोगों से बातचीत में हमें एक चीज में स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये किसानों को हमारी सरकार ने अभी 4.22 करोड़ रुपए कृषि लोन के तहत दिया गया है, बांटा गया है 4.22 लाख करोड़ रुपए। नाबार्ड के माध्यम से 29,500 करोड़ रुपए अभी तक के हमने वो माध्यम से हमने वितरित कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने 4,200 करोड़ रुपए हर राज्य को दिया है। उसके साथ संकट काल में जो मजदूर थे, जिनके लिए ये विपक्षी दल सिर्फ बोल वचन कर रहे थे, हमारी सरकार ने हर राज्य को मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए थे। हमारी सरकार हर क्षेत्र में गरीबों, किसानों, युवाओं, जरूरतमंदों के लिए हमेशा तत्पर रही है और कार्यरत रही है। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे केंद्र की योजनाएं और राज्य के अंदर जो हमारे योजनाएं कार्यान्वित करना है और जहां जहां समस्या आती है बैंक के अंदर, हमारे स्थानिक वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उन्हें सहकार्य करे और उनकी मदद करे। मैं ये कार्यक्रम की आभार प्रकट करने के लिए हमारे प्रदेश के सहयोगी सैयद मुस्तफा जी से, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के संयोजक भी है अल्पसंख्यक, आभार प्रकट करे और कार्यक्रम का सैयद मुस्तफा जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब से जय जिनेंद्र आप सभी को। आज के आत्मनिर्भर अभियान के इस मीटिंग के अंदर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय माधव जी भंडारी जी का, हाजी जमाल सिद्दीकी साहब, हाजी एजाज देशमुख साहब, अतीक खान साहब, सलीम भंडारी साहब, सीए सरगम सांजड़ जी, सभी तालुका, जिला और शहर के पदाधिकारियों का। आज की मीटिंग में हमने देखा कि किस तरीके से माधव भंडारी जी ने हमें बताया है कि एक जॉब सीकर को एक जॉब क्रिएटर कैसे बनना है, इसके बारे में हमें समझाया है। उसके बाद आपने बताया कि किस तरीके से गुजरी है, जहां पे हमको बहुत मुश्किलात का सामना हमको हमारे अकाउंट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सीपीटी के अंदर स्कीम से बताया है कि किस तरीके से पैसा जनरेट होगा। जैसे उन्होंने बताया, बहुत सारी डिटेल बताई सांजड़ जी ने, जैसे बताया कि टीडीएस के रेट कम करने की वजह से हमें कैसे वहां पे
एक डिमांड क्रिएट होगा मार्केट में, और डिमांड क्रिएट होने से हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। स्कीम्स बहुत सारे हैं, उन्होंने बातें बताया कि इसको कम से कम 2 दिन लगेंगे। मोदी जी का वर्क इतना ज्यादा है कि हमें 2 दिन से 3 दिन लगेंगे सिर्फ स्कीम्स के ऊपर बात करने के लिए। जैसे एनपीए के फॉरवर्ड के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्कीम्स आ रही हैं। मैं उनकी बात को लेके आगे बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर हमारी मीटिंग के अंदर नए एंटरप्रेन्योर्स जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं। उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग जुड़े। उन्होंने बताया कि ये सरगम जी ने कि एमएसएमई की एक स्कीम है। मैं पूरी बात में से सिर्फ एक बात को लेकर बात करना चाहूंगा और उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एमएसएमई की जो स्कीम है जिसके अंदर 45 डेज के अंदर कंपल्शन किया है गवर्नमेंट ने पैसे अदा करने के लिए। अगर हम जो भी हमारा नया एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर उसका कैश फ्लो सही रहेगा तभी उसकी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। मैं शुक्रिया फिर से अदा करना चाहूंगा सरगम जी का कि बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे सब नोट करें। कैश फ्लो अगर नहीं रहेगा तो कंपनी शुरू तो हो जाती है पर आगे चल के बंद हो जाती है। संदीप भंडारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स के ऊपर चर्चा की है। संदीप भंडारी जी ने आज स्कॉलरशिप के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से समझाया है। अगर वो समझ के आगे हम आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर वर्क करें, वर्क करने के बाद में लोगों तक ये स्कीम पहुंचाए तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन के अंदर बदलाव आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी पदाधिकारी